बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का हमारा नॉवेल है फासले दरमियां थे और ये लिखा है लारा मोमिन साहिबा ने। खुले गेट से पुख्ता रविश पर कदम रखते हुए उसे सन्नाटे का एहसास हुआ था और कबल इसके कि वो गौर करती या कुछ सोचती बरामदे से नन्हा अरफात दौड़ता हुआ आया और उसकी टांगों से लिपट कर शिद्दतों से रो दिया। तो वो घबरा गई। हाथ की किताबें और फाइल तो पहले ही जमीन बोस हो चुकी थी और वो अपनी टांगों से मजबूती से लिपटे अरफात को थामती हुई परेशानी से पूछ रही थी। अर्फी, अर्फी क्या हुआ? आपू, आपू वो मम्मा, मम्मा को मम्मा को हिचकियों की वजह से अरफात के अल्फाज बेरब थे। क्या हुआ मम्मा को? अर्फी बताओ क्या हुआ? क्या पापा आए थे? अरफात का तर चेहरा आंचल से पोंछते हुए उसे गोद में उठाकर कदम बढ़ाने के साथ साथ उसने आवाजें भी लगाई थी। आजम, सबीन, कहाँ हो तुम लोग? मम्मा को क्या हुआ? और ये अर्फी, अर्फी प्लीज रो नहीं, बताओ मुझे क्या हुआ है। देखो बताओगे नहीं तो मैं कैसे जानूंगी। वो अरफात को गोद में उठाए तेजी से बरामदे की चंद सीढ़ियां तय कर गई थी। वो मम्मा को ना भाई हॉस्पिटल ले गए। अरफात की हिचकियां हनूज जारी थी। कब? क्यों? क्या हुआ था? अंदर आकर अरफात को सोफे पर बिठाकर खुद उसके बाजू में बैठते हुए वो पूछने लगी। साथ ही मुलाजिम को भी आवाज लगाई थी। मुन्नू, पानी लाना। ये ले बीबी। मुलाजिम मिनटों में पानी के गिलास समेत हाजिर हुआ था। अर्फी, ये लो पानी पियो और तुम बताओ कि हुआ क्या है। अरफात को पानी पिलाते हुए वो मुलाजिम से पूछने लगी थी। बेगम साहब को छोटे साहब और बीबी अस्पताल ले गए हैं जी। मुन्नू बताने लगा। क्या हुआ? क्या हुआ था मम्मा को? सुबह को अच्छी भली तो थी। पता नहीं जी, मैंने देखा नहीं, मैं किचन में था उस वक्त। किस हॉस्पिटल में ले गए हैं ये भी नहीं पता जी। जाओ तुम। वो उसे ग्लास वापस करती हुई अरफात की तरफ मुतवज्जो हो गई, जिसकी हिचकियां तो कम हो गई थी मगर सिसकियां अब भी जारी थी और वो उससे मजीद कुछ पूछने के बजाय परेशान सी उसे देखने लगी। तो अरफात खुद ही बताने लगा। मम्मा वहां खड़ी थी, लेटर पढ़ रही थी, फिर एकदम गिर गई। किसका लेटर? उसने बेचैनी से पूछा। मालूम नहीं, मम्मा गिरी तो मैं चिल्लाया, भैया और आप ही भाग कर आए। फिर मम्मा को गाड़ी में डाल कर ले गए। हॉस्पिटल? हाँ। अरफात ने सर हिला दिया। कौन से हॉस्पिटल? नहीं मालूम। वो लेटर कहाँ है जो मम्मा पढ़ रही थी? भैया ने जेब में रख लिया था और कहा था जब आप आए तो उन्हें फोन करें, वो अपना मोबाइल ले गए हैं। ओह, अरफात ने बताया तो उसने कदरे इत्मीनान की सांस ली थी, फिर उठकर फोन की जानिब बढ़ गई थी। हाँ आजम, मैं ही हूँ। तुम मम्मा के बारे में बताओ मुझे। लाइन मिलते ही वो कहने लगी। आप खुद आकर देख लें आपू, मैं क्या बताऊं। आजम के लहजे में आंसुओं की नमी थी जिसे महसूस करके ही वो जल्दी से बोली थी। आजम मेरे भाई, कोई बुरी खबर मत सुनाना प्लीज। आपू प्लीज रोना नहीं। दूसरी तरफ आजम ने फौरन संभल कर टोका था। आप रोई तो अर्फी हर्ट होगा, प्लीज उसे देखें। चलें हॉस्पिटल का पता नोट करें और अर्फी को लेकर आ जाए जल्दी। कहने के साथ ही आजम ने हॉस्पिटल का नाम और पता बताया था। मम्मा, मम्मा तो ठीक है ना? आईसीयू में है। कहने के साथ ही आजम ने फोन बंद कर दिया तो वो रिसीवर रखकर अरफात के पास चली आई जो हनूज रो रहा था। रो नहीं अरफी, मम्मा ठीक है, चलो हम अभी चलते हैं उन्हें देखने। वो जबरन मुस्कुराई थी, फिर अरफात का हाथ थामा तो वो सोफे से उतरकर उसके साथ चल पड़ा था। पता नहीं क्या बात है, मम्मा आईसीयू में है। या अल्लाह, मेरी मम्मा की हिफाजत फरमा, उन्हें सेहत और जिंदगी देना। कार ड्राइव करते हुए वो मुसलसल दुआ गो थी और जब हॉस्पिटल तक पहुंचकर वो रिसेप्शन का रुख कर रही थी कि सामने से सभी सीढ़ियां उतरती नजर आ गई तो वो रिसेप्शन पर जाने के बजाय अरफात का हाथ थामे तेजी से सबीन की जानिब बढ़ी थी। आपू, आपू। करीब पहुंचते ही सबीन उससे लिपट कर रो पड़ी थी। सबीन, मम्मा कैसी है? उसके अवसान खता होने लगे थे। देर से आई आपू, मम्मा चली गई। सबीन की सिसकी बुलंद हुई। नहीं, नहीं, झूठ बोल रही हो तुम। सबीन को कंधों से थाम कर झंझोड़ती हुई वो चिल्लाने लगी थी। आपू, आपू, आपी। अरफात हरासा होकर रोने लगा। पापा ने तलाक दे दी मम्मा को, हार्ट फेल हो गया उनका, मार डाला उन्होंने। हमारी मम्मा को मार डाला, मार डाला। सबीन उससे लिपट कर बेतहाशा रो रही थी। क्या तलाक? उसे खड़ा रहना दूभर होने लगा। तो हाथ बढ़ाकर उसने जीनों की रेलिंग थाम ली थी और फटी फटी आंखों से सबीन को देखे गई जो इस बात में सर हिलाती हुई बुरी तरह सिसक रही थी। आपू, आपू क्या हुआ, बोलिए ना। अरफात उसका आंचल खींचता हुआ रो रहा था और उसने कुछ कहने के बजाय उसे गोद में उठा लिया था। लब भींच कर अपनी सिसकियां रोकने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सकी। आपू, आप क्यों रोई? मम्मा कहाँ है? मुझे ले चले मम्मा के पास। दोनों बहनों के आंसू देखकर अरफात के रोने में शिद्दत आ गई थी और वो उसे संभालती हुई जमीन के साथ ही सीढ़ियां चढ़ने लगी थी।
आईसीयू आकर अरफात को गोद से उतारा था और उस बेड की तरफ बढ़ गई थी जिस पर मम्मा अपनी नींद सो रही थी। पास ही आजम गुमसुम खड़ा था। मम्मा को क्या हुआ? अरफात उसकी तरफ दौड़ा था। मम्मा मर गई अरफी, मम्मा मर गई। उसे उठाते हुए आजम की सिसकियां निकल गई। नानू के जैसे? कुछ अरसा कबल उसने अपने नाना की मौत का जिक्र सुना था और आज जैसे तस्दीक चाह रहा था। नानू के जैसे मम्मा को कब्रिस्तान में ले जाएंगे? हाँ, आजम ने तभी सांस ली थी। नहीं, मैं नहीं ले जाने दूंगा मम्मा को। मम्मा, मम्मा, वो चीख कर आजम की गोद से उतरा और भागकर मम्मा की बेड पर चढ़ गया था। मम्मा, मम्मा उठिए, देखिए भैया कहते हैं आप नानू के जैसे मर गई। मम्मा उठिए ना, बताइए भैया को आप नहीं मरी मम्मा। मम्मा, बेजान माँ का शाना हिलाते हुए अरफात एक तसलसल से आवाजें दे रहा था और वो तीनों पास खड़े शिद्दतों से सिसक रहे थे और वो जो आजम की कॉल पाते ही अपने सारे काम छोड़कर भाग आया था, उन चारों को यूं बिलखता देखकर पल में जान गया कि क्या कुछ गुजर चुका है। आजम, धीरे से पुकार कर तेजी से आजम तक पहुंचते हुए उसने उसके शाने पर हाथ रखा तो आजम ने चौंक कर सुर्ख होती आंखों से उसे देखा था। सब कुछ खत्म हो गया हाजिक भाई, मम्मा जिंदगी हार गई। उसके बाजू से लगते हुए आजम निढाल सा था और वो तसल्ली आमेज अंदाज में उसके शानों पर दबाव डालता हुआ पूछने लगा था, कब हुआ ये, कैसे? सुबह शायद 10 बजे के बाद। आजम नम आंखें पोंछ कर कहने लगा, आपू यूनिवर्सिटी जा चुकी थी। मैं और सभी निकल ही रहे थे कि पापा का वकील आ गया। पापा ने डिवोर्स पेपर्स भेजे थे, जिन्हें पढ़ते वक्त मम्मा को दिल का दौरा पड़ा। हम उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले आए मगर वो जाबर ना हो सकी। और जिसकी वजह से ये हुआ है ना आजिक भाई, मैं उस शख्स को कभी जीने नहीं दूंगा। मार डालूंगा मैं उसे कि कातिल है वो हमारी माँ का। बदकिस्मती हमारी कि हमारा ही बाप है। बात करते करते आजम खासा जारे हो चुका था और वो कुछ कहने के बजाय अरफात को देखने लगा जो मम्मा के बेजान वजूद से चिमटा बेतहाशा रो रहा था। अरफी, बेटे। आजम के पास से हटकर उसने झुककर अरफात को उठा लिया था। मम्मा, मेरी मम्मा भाईजान। वो बुरी तरह मचल रहा था जैसे एक हाथ से संभालते हुए दूसरे हाथ से उसने उसके आंसू पोंछे थे। साथ ही दोनों बहनों को देखा था जो एक दूसरे से लगी खड़ी सिसकियां भर रही थी। मकाम ऐसा था कि तसल्ली के सारे अल्फाज बेमाना होकर रह गए थे। उसने आहिस्तगी से सबीन के सर पर हाथ रखा था और वो शिद्दतों से रो पड़ी थी। नहीं सबीन, यूं नहीं। अपनी जिंदगी में मामी ने कभी तुम लोगों को रोने नहीं दिया और अब उनके बाद यूं रोओगे तो सोचो क्या उनकी रूह बेचैन ना होगी। धीरे से कहते हुए उसने सबीन का सर थपका था, फिर उसे देखा था जो सबीन के साथ ही खड़ी थी। नगीन, प्लीज आप तो यूं हौसला ना हारे, आप बड़ी हैं इन तीनों से, और आप ही इस तरह रोएंगी तो इन तीनों को कौन संभालेगा? सब्र तो बहरहाल करना पड़ता है ना। वो धीमे से लहजे में मुखातिब हुआ तो वो सिसकियां रोकने की सही में मसरूफ उसे देखने लगी जो कह रहा था, प्लीज खुद को संभालें और इन तीनों को भी। मैं मामी को घर ले जाने का इंतजाम करता हूँ। वो बात खत्म करके अरफात को गोद में लिए हुए ही आईसीयू से निकल गया था। हम उस शख्स को कभी माफ नहीं करेंगे जिसने आपकी जान ली, ढेरों दुख दिए हमें। वो तीनों माँ के बेजान चेहरे को तकते हुए जैसे खुद से अहद कर रहे थे। और जब वो सब मम्मा की डेड बॉडी लेकर घर पहुंचे तो ताजियत के लिए काफी लोग पहले से ही मौजूद थे। शायद हाजिक ने बजरिए फोन मम्मा के जानने वालों को इत्तला दे दी थी। उनके इंतकाल की खबर बर्क रफ्तारी से पूरी सोसाइटी में फैली थी कि मम्मा यानी मिसेस अरबाज अली खान कोई गुमनाम हस्ती तो ना थी, बड़ी ही सोशल और एक्टिव खातून थी जिन्हें सोसाइटी का तकरीबन हर फर्द जानता था। और अब लोग जोक दर जोक पुरसा देने आ रहे थे। दोनों बहनें मम्मा के करीब बैठी बरसते नैनों से उनका बेजान चेहरा तकती हुई कलमे तैयबा का विर्द कर रही थी जब कानों में आवाज पड़ी थी, अरबाज अली खान आ गए हैं। ये सुनना था कि दोनों एक साथ चीख पड़ी, खबरदार पप्पा, मजीद एक कदम भी मत बढ़ाइएगा। उनका चीखना था कि अरबाज अली जो कमरे में दाखिल होने जा रहे थे दहलीज पर ही ठिठक कर रुक से गए थे। आगे मत बढ़ना पप्पा, हम आपको मम्मा का चेहरा देखने नहीं देंगे। सबीन बुरी तरह चिल्ला रही थी, चले जाएं यहाँ से, आपने मार डाला हमारी मम्मा को, सब कुछ छीन लिया आपने हमसे, हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे पप्पा, कभी नहीं, कभी नहीं। बेटा, बेटा, मैं अरबाज अली हरासा होकर आगे बढ़े, नहीं है हम आपके कुछ। सबीन ही चीखी थी जबकि नगीन चेहरा हाथों में छुपाए बेतहाशा रो पड़ी थी। नफरत से हमें आपकी शक्ल नफरत है हमें आपकी शक्ल से। आपने मारा हमारी मम्मा को, हम नहीं बख्शेंगे आपको, कभी नहीं, कभी भी नहीं। नगीन बेटे, सबीन। कमरे में मौजूद कुछ खवातीन दोनों की तरफ बढ़ी थीं और अरबाज अली सबीन के जारहाना तेवर देखते हुए निदामत और पशेमानी का गहरा एहसास लिए दहलीज से ही पलट गए थे और उनके जाते ही पुरसा देने के लिए आई हुई खवातीन में चहमगोइयां होने लगी थीं।
आखिर बात क्या है? बाप से इतनी नफरत की वजह? अरे वजह क्या होती है? ये बड़ी मम्मा कह रही थी तीखे लहजे और तेज आवाज में, दूसरी शादी कर ली थी अरबाज ने, तो ऐसा क्या गुनाह कर दिया था कि बीवी ने अपनी जान पर बना ली और औलादों ने यूं कोहराम मचा दिया है। अरे इन्हें भी तो आराम से रखा था, फिर ये लोग। आपू, उस औरत का मुंह बंद कराएं वरना मैं सबीन आपे में ना रही। चुप हो जाओ सबीन, हम लोगों की जबानें नहीं पकड़ सकते। वो धीरे धीरे सबीन का कंधा थपक रही थी और इधर जब अरबाज अली, वसीयो आरिज लॉन पर मौजूद मर्द हजरात के दरमियान आए तो सब एक एक करके उनसे उनकी बीवी की मौत पर इजहार अफसोस करने लगे, उनकी अचानक मौत का सबब पूछने लगे। तब बिफरा हुआ आजम सामने आ गया था। इनसे क्या पूछते हैं आप लोग? मुझसे पूछिए कि मेरी मम्मा को क्या हुआ था, वो मरी कैसे। मुझसे पूछिए कि ये तो। आजम की बात हाजिक ने पूरी ना होने दी, एकदम ही पीछे से आकर उसके शाने पर हाथ रख दिया था। आजम प्लीज मजीद कुछ मत कहना। अरफी को गोद में लिए वो मुल्तजी था। तब आजम मुठ्ठियां भींचता हुआ जैसे गुर्राया था। भाईजान, इस शख्स से कहिए यहाँ से चला जाए, मैं इसे अपनी मम्मा के जनाजे को कंधा देने नहीं दूंगा। आजम बेटा, अरबाज अली ने गोया तड़प कर पुकारा था, मर चुके हम आपके लिए और आप हमारे लिए। बेटा मैं उन्होंने कहना चाहा मगर अल्फाज जबान का साथ ना दे सके कि पछतावे ही इतने शदीद थे कि वो चाह कर भी एक लफ्ज नहीं कह पा रहे थे। पप्पा, पप्पा। उसी पल हाजिक की गोद में मौजूद अरफात दोनों हाथ बढ़ाकर उनकी तरफ लपका था और कबल इसके कि वो उसे थामते आजम ने उसे हाजिक की गोद से झपट लिया था। शट अप अरफी, ये तुम्हारे पप्पा नहीं है। आजम उसे दबोच कर तेजी से पलट गया तो अरबाज अली नम होती आंखों से उसे देखने लगे जो पास ही खड़ा था। हाजिक बेटे, तुम इन्हें समझाओ प्लीज। सॉरी मामू, फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता। कि वो तीनों नफरत की इस इंतहा पर पहुंचे हुए हैं जहां तक पहुंचते पहुंचते मोहब्बत और खुलूस जैसे जज्बे निढाल हो जाते हैं। वो धीरे से माजरत कर गया तो अरबाज अली खान चुपचाप सर झुकाए हुए पजमूरदा कदमों से गेट की जानिब बढ़ गए थे। वो तीनों तो बाशऊर थे लेकिन मसला अरफात का था जो मम्मा के लिए रोते रोते बीमार पड़ गया था और जिसे संभालते संभालते वो तीनों हलकान हुए जा रहे थे। बाज औकात तो आजम और सबीन बेतरह तैश में आकर उस मासूम को बुरी तरह डांट डपट कर चुप कराते थे। कितनी बार तुम्हें समझाऊं कि मम्मा वापस नहीं आएंगी कभी भी। उस दिन भी अरफात के बेतहाशा रोने और मम्मा को पुकारने पर आजम उसे डांट रहा था जब नगीन ने उसे टोका था। इस तरह बात की जाती है आजम? तुम और किस तरह तो और किस तरह करूं? ये समझता क्यों नहीं है? इतना बच्चा भी नहीं है कि कुछ समझ ही ना सके। आजम मजीद झल्लाया था। है आजम, अरफी बच्चा ही है। वो आजम को घूर कर कहने लगी, अभी उम्र ही क्या है इसकी, हम अभी तक मम्मा की जुदाई को कबूल नहीं कर पाए हैं। तो फिर ये तो बहुत छोटा है, ये कैसे कबूल कर लेगा? तुम नरमी से प्यार से नहीं समझा सकते? वो बिलखते हुए अरफात को गोद में लिटाकर थपकने लगी थी। प्यार से। सबीन चिढ़कर बोली, प्यार से समझाओ तो मम्मा छोड़ पप्पा पप्पा करने लगता है। तो क्यों ना करे? तुम दोनों उसे पप्पा से मिलने भी तो नहीं दे रहे। मम्मा की डेथ के बाद वो हर दिन हमसे मिलने आए मगर तुम दोनों ने गेट नहीं खोला, ना ही मुझे खोलने दिया। इतनी नफरत क्यों पाल ली है तुम दोनों ने? तो क्या आपको नफरत नहीं है उनसे? आजम ने नथने फुलाकर उसे देखा। नहीं, वो फौरन बोली थी। तो फिर मोहब्बत है? सबीन का लहजा बड़ा काटदार था। नहीं, मोहब्बत भी नहीं है। वो तवील सांस लेकर कहने लगी, मैं मानती हूँ कि पप्पा ने मम्मा को हम सबको धोखा दिया, हमारे एतमाद का खून किया, मगर अब वो नादिम भी तो है। न, ना होते तो हर रोज तो क्या उनके नादिम होने से हमारी मम्मा वापस मिल जाएंगी हमें? आजम ने उसकी बात काट दी। तो क्या इस तरह नफरत का इजहार करने से हमें मम्मा मिल जाएंगी? जवाबन उसने आजम को घूरा तो वो होठ सिकोड़ कर सबीन को देखने लगा जो कह रही थी, आप कुछ भी कह लें आपू, हम पप्पा को माफ नहीं करेंगे। उन्होंने दूसरी शादी की ही क्यों? क्या कमी थी हमारी मम्मा में? क्या नहीं दिया था उन्होंने पप्पा को? सोसाइटी में उनके शाना बशाना चल रही थी, एक पुरसुकून घर था, बच्चे थे, फिर और क्या चाहिए था पप्पा को? तुम ये क्यों भूल जाती हो कि पप्पा के दूसरी शादी कर लेने पर मम्मा ने कोई एतराज नहीं किया था? ना किया हो मगर वो दुखी तो थी। आजम कहने लगा, पप्पा ने तो उनसे इजाजत भी नहीं ली थी, छुप कर शादी कर ली थी। मम्मा को तो बाहर ही हल्कों से मालूम हुआ था, फिर भी उन्होंने पप्पा से कोई बात परस नहीं की। पप्पा बिजनेस टूर्स के बहाने कई दिनों घर से गायब अपनी दूसरी बीवी के साथ दिन गुजारते रहे। सब जानती थी मम्मा, फिर भी उन्होंने कोई शिकवा न किया और ना ही हमें एहतजाज करने दिया। हमने जब भी पप्पा से कुछ कहना चाहा उन्होंने हमें ये कहकर रोक दिया कि पप्पा ने कोई गलत काम नहीं किया। मम्मा ने तो हमसे ये तक कह दिया था कि अगर पापा ने उन्हें खुद अपनी दूसरी शादी के बारे में बताया तो वो बखुशी उन्हें दूसरी बीवी के साथ रहने की इजाजत दे देंगी। फिर भी पापा ने मम्मा को तलाक दे दी। क्यों? क्यों? मम्मा ने तो कभी उनकी राह में रुकावट नहीं डाली थी, फिर क्यों पापा ने ये इंतहाई गलत कदम उठाया जो हमारी मम्मा की जान ले गया? आप जो चाहे कहें आपू, हम पापा को हरगिज माफ नहीं करेंगे।
बात खत्म करके आजम ने लब भींच लिए तो उसने बैठे बैठे ही उसका बाजू थाम कर उसे अपनी जानिब खींच लिया था। आजम मेरे भाई, मुआफी से बेहतर तो कोई सजा नहीं होती, वो उसका सर सहलाते हुए मोहब्बत से बोली थी। इतना जब्त मुझ में नहीं है आपू। आजम ने उसके कंधे पर पेशानी टिकाई थी। जब भी उस शख्स को देखता हूँ तो मेरी निगाहों में दर्द से तड़पती और दम तोड़ती मम्मा का चेहरा घूम जाता है और मैं आपे से बाहर हो जाता हूँ। मैं खुद को समझा नहीं पाता। आपू, मैं कभी नहीं भूल सकता वो मंजर जब मम्मा जिंदगी की बाजी हार रही थी और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं भी नहीं भूल सकती आपू, और ना ही माफ कर सकती हूँ पापा को, ज़बीन भी कहने लगी थी। मम्मा की हालत आपने देखी नहीं थी, अगर देखी होती तो पापा के लिए आज आपके दिल में नरम गोशा ना होता, शायद तुम ही ठीक हो। वो ज़ेरे लब कहकर अरफात को देखने लगी थी, जो रोते-रोते ही उसकी गोद में सो गया था। लेकिन हमें अल्फी की खातिर तो समझौता करना पड़ेगा। हम ना मिले पापा से, मगर अल्फी को तो मिलने दें। हम कोई समझौता नहीं करेंगे आपू, वो दोनों बैक ज़बान बोले थे। क्यों इतने संगदिल हो रहे हो तुम दोनों? तुम्हें इस मासूम पर रहम नहीं आता? देखो इसे, देखो रो रो कर क्या हालत हो गई है इसकी। बुखार जाता ही नहीं है, न दवा काम करती है न दुआ। अगर इसे कुछ हो गया तो बात अधूरी छोड़कर वो अल्फी को बाजुओं में समेट कर रो दी थी। इसे कुछ नहीं होगा आपू, कुछ दिन और गुजरने दे, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। आजम और सबीन टस से मस होने को तैयार नहीं थे। तब वो मजीद बहस बेकार जानकर अरफी को लेकर उनके पास से उठ गई कि उन दोनों को कायल करना और पत्थर से सर फोड़ना एक ही बात थी। वो दोनों तो सदा के जिद्दी थे, एक बार जिस बात पर अड़ जाते बस अड़ जाते, फिर उन्हें उनके मौकिफ से हटाना उसके बस से बाहर होता था। ये तो मम्मा थी जो दोनों को कायल कर लेती थी, या फिर पप्पा थे जो उन्हें उनकी जिद छोड़ने पर आमादा कर लेते थे। पप्पा, अल्फी को बेड पर लिटाते हुए उसकी आंखों में ढेरों आंसू आ गए थे। आप तो ऐसे नहीं थे पप्पा, फिर क्यों बदल गए? अल्फी का सर सहलाते सहलाते वो सोचों में गुम हो चुकी थी। बहुत ही खुशगवार थे वो दिन जब वो चारों बहन भाई मम्मा और पापा के शफीक मोहब्बतों के संग जिंदगी को तमाम तर उमंगों के साथ जी रहे थे। पापा एक नामवर और मारूफ तरीन बिजनेसमैन और मम्मा सोशल वर्कर होने के बावजूद उन चारों को भरपूर वक्त देते थे। उन्हें कभी अपने वालिदैन से कोई शिकवा शिकायत ना रही थी कि दोनों बाहरी दुनिया में मसरूफ रहने के बावजूद उन्हें भरपूर मोहब्बत और तवज्जो देते थे। और इसी मोहब्बत और तवज्जो के सहारे वो चारों परवान चढ़ रहे थे कि अचानक पप्पा बदल गए। उनके बिजनेस टूवर्स काफी जल्दी-जल्दी और तवील होने लगे और बिलाखिर एक दिन मम्मा को किसी से खबर मिल गई, पापा ने दूसरी शादी कर ली है। अरफात कम उम्र और नासमझ था, मगर वो तीनों तो समझदार थे। नगीन बीकॉम फाइनल ईयर में थी, आजम इंटर और सभी नवीं जमात की इम्तिहान की तैयारियों में मसरूफ थी। जब मम्मा ने उन तीनों को पप्पा की दूसरी शादी के मुतालिक बताया था, तीनों ही बेहद हर्ट हुए थे। आजम तो आपे से बाहर हो गया था। यूं भी वो बहुत जल्द मुश्तइल हो जाया करता था। उस दिन भी हुआ था, मगर मम्मा ने उसे रोक लिया था और ना उसी वरना उसी दिन उसके हाथ पप्पा के गिरहबान तक पहुंच गए होते, जिस दिन वो अपने बिजनेस टूर से लौटे थे। मम्मा ने तो खुद को नॉर्मली जाहिर किया था, मगर वो तीनों पप्पा से खिंचे-खिंचे रहने लगे थे। आखिर आप इनसे पूछती क्यों नहीं कि इन्होंने दूसरी शादी क्यों की? आज़म मम्मा से लड़ पड़ता था। मैं नहीं पूछूंगी बेटा, वो खुद बताएंगे एक दिन। मम्मा तहम्मुल से मुस्कुराई। और तब क्या कर लेंगी आप? तब मैं उनसे कहूँगी कि बिज़नेस टूर्स के बहाने दूसरी बीवी के साथ रहने की ज़रूरत नहीं, वो खुलेआम उसके साथ रह सकते हैं। मैं मना नहीं करूँगी। क्यों मम्मा क्यों? सबीन सवाल उठाती। इसलिए कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। रही होगी मुझ में कोई कमी जो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। मम्मा का हौसला काबिल-ए-दीद था। आज़म और सबीन तो मम्मा से खूब बहस करते थे, मगर नगीन खामोश रहती और मम्मा के तासुरात नोट किए जाती थी। तुम कुछ नहीं कहोगी बेटा? उसकी खामोशी महसूस करके मम्मा पूछ लेती थी। मैं क्या कहूँ मम्मा, जबकि आप ही खामोश हैं पापा की इस हरकत पर। पापा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, या करना ही था तो कम से कम आपसे इजाजत तो लेते, बताते तो सही। हाँ बेटा, इसी बात का तो गम है कि उन्होंने मुझे एतबार के काबिल नहीं समझा। मम्मा तवील सांस लेकर कहती थी, अगर वो आपको बताते या इजाजत लेते तो आप उन्हें ऐसा करने देती? ये आजम का सवाल होता। हाँ, मैं उन्हें नहीं रोकती। क्यों? मगर क्यों? क्योंकि कोई गलत काम नहीं किया उन्होंने, सरासर गलत किया पापा ने। उन्होंने आपको चीट किया है मम्मा। मैं नहीं छोड़ूंगा उन्हें। इस बार आए अपने बिजनेस टूर से, तब मैं बताऊंगा उन्हें। आजम की नई नई जवानी थी, इसलिए जोश भी कुछ ज्यादा ही था, जिसे ठंडा करने के लिए मम्मा को घंटों उससे बहस करनी पड़ती थी। ठीक है, अगर तुमने अपने पापा से कुछ पूछा या कहा तो मेरा मरा मुंह देखोगे। जब आजम किसी तौर काबू में ना आता तो मम्मा की यही धमकी उसका सारा जोश झाग के मानिंद बिठा देती थी। यूं ही बहस और तकरार में काफी दिन गुजर गए थे।
नगीन ने एमबीए में एडमिशन ले लिया था। सबीन मैट्रिक में आ गई थी। आजम ने एमबीबीएस में दाखिला ले लिया था। तो अरफात उम्र के 4 साल पूरे करके केजी में कदम रख दिया था। मगर पप्पा ने अपनी दूसरी शादी की बाबत कुछ न बताया और एक दिन मम्मा के हाथ में बजरिए वकील तलाकनामा थमा दिया, जिसे पढ़कर मम्मा अपनी जान से गुजर गई। और वो तीनों, खुसूसन आजम और सबीन, पप्पा से इस कदर मुतनफिर हो गए कि उनकी शक्ल तक देखने को तैयार ना थे। और वो जो हमेशा से बड़ी सुलहजो और रहम दिल सी थी, मम्मा की मौत की वजह से पप्पा से नफरत का इजहार कर चुकी थी। तो अब दिन गुजरने के साथ साथ अपनी रहम दिल फितरत से मजबूर पप्पा को मुआफ भी कर चुकी थी। यूँ भी वो ज़्यादा देर किसी से नाराज़ नहीं रह सकती थी। और फिर पप्पा नादिम थे, उन सब से माफ़ी के ख्वास्तगार थे, तो उसने भी उन्हें माफ़ करने में देर नहीं की थी कि उसके नज़दीक माफ़ी से बेहतर कोई और इंतकाम नहीं था। लेकिन आज़म और सबीन को कायल करने से वो कासिर थी। मम्मा के बाद पप्पा ने कोठी के कई चक्कर लगाए थे। बाज़ मर्तबा तो दिन में कई-कई बार आए, लेकिन सबीन और आज़म ने उन्हें गेट से ही लौटा दिया था। वो फ़ोन करते तो उनकी आवाज़ सुनते ही रिसीवर पटक देते थे। जबकि वो पप्पा से मिलना चाहती थी, उनकी बातें सुनना चाहती थी, लेकिन आज़म और सबीन की वजह से खामोश थी। और खामोशी की दूसरी वजह ये थी कि उसने पापा को मुआफ़ तो कर दिया था, मगर अब वो पहले जैसी बात नहीं रही थी। उनके लिए उसके दिल में वो पहले जैसी मोहब्बत ना रही थी। इसलिए आज़म और सबीन से इख्तिलाफ़ के बावजूद उसने कभी पापा से मिलने या उन्हें फ़ोन करने की कोशिश नहीं की थी और ना ही ऐसा करने का इरादा रखती थी। हाँ, मगर इतना ज़रूर चाहती थी कि अरफ़ात को पापा से मिलने दिया जाए, लेकिन आज़म और सबीन कतई आमादा न थे। और वो दोनों से बहसें कर के हार जाती थी, तो रोने लगती थी। और इस वक़्त भी वो बैठी रो रही थी, जब ज़हन के किसी गोशे में हाज़िक़ का ख़्याल दर आया था। हाज़िक़, हाँ, मैं हाज़िक़ से बात करूँगी, शायद वो समझाएँ दोनों को। ये सोचकर वो कदरे मुतमईन हो गई थी। यार, हाज़िक़ भाई के बारे में तो हमने सोचा भी नहीं था कि वो मोरली हमें इतना सपोर्ट करेंगे। आज़म बोला तो सबीन इस्तेफ़हामिया नज़रों से उसे देखने लगी। क्या मतलब? अब देखो ना, उनका और हमारा मेल-जोल कितना कम था। आज़म कहने लगा, बहुत कम-कम। वो हमारे घर आते थे और हम तो उनके घर कभी गए ही नहीं। बस मम्मा ही जाती रहती थी। मुझे नहीं याद कि पप्पा भी कभी गए हों उनके घर। लेकिन मम्मा की डेथ पर भाई ने जिस तरह का रवैया हमारे तई अपनाया, उससे हमें ज़रा भी एहसास ही ना हुआ कि वो हमारे लिए तकरीबन अजनबी हैं। मुझे तो यूँ महसूस हुआ था जैसे हम हमेशा से साथ रहते आए हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था। हालाँकि जब मम्मा हयात थीं, तो वो जब भी हमारे घर आते तो बस हमसे उनकी रस्मी सी अलग-सलग होती थी। बेतकल्लुफ़ तो हम कभी हुए ही नहीं थे। सबीन पुरसोच अंदाज़ में सर हिलाती हुई आज़म की तारीफ़ कर रही थी। फिर जैसे कुछ याद आने पर पूछने लगी, तुमने उन्हें बुलाया था हॉस्पिटल? हाँ, जब मम्मा को आईसीयू में ले जाया गया तो मैंने बड़ी मम्मा के घर फ़ोन करके इत्तला दी थी कि मम्मा को हार्ट अटैक हुआ है। उसी दौरान अचानक ही मुझे हाज़िक़ भाई का ख़्याल आ गया, तो मैंने उन्हें उनके ऑफ़िस में फ़ोन कर दिया। मुझे तो बड़ी मम्मा के आने की उम्मीद थी, मगर हाज़िक़ भाई हम तक पहले पहुँचे। बड़ी मम्मा या उनके घर से कोई और आया ही नहीं हॉस्पिटल में, जबकि हाज़िक़ भाई न सिर्फ़ आए बल्कि सारी ज़िम्मेदारी भी उठा ली। मम्मा की त तजहीज़-ओ-तदफ़ीन का सारा इंतज़ाम उन्होंने ही किया। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था और जब मैं पप्पा को देखकर मुश्तइल हुआ तो उन्होंने ही मुझे ठंडा किया, समझाया कि यूँ सबके सामने मैं हरगिज़ इस बात का इज़हार ना करूँ कि पप्पा ने मम्मा को तलाक दी थी। वो कह रहे थे कि इस तरह महज़ बातें बनेंगी और लोग मम्मा पर तोहमत लगाएँगे। और सच कहा था भाई ने, अगर बड़ी मम्मा को ज़रा-सी भनक भी पड़ जाती, तो वो सारे मोहल्ले में ढिंढोरा पीट देती। वैसे भी वो हमारी मम्मा से सदा जेलस रहती थीं। और जब आज़म की बात दरमियान में ही रह गई क्योंकि उसी वक़्त कॉल बेल बजने लगी थी। तुम बैठो, मैं देखता हूँ, कहीं वही शख़्स तो नहीं? सबीन उठने लगी तो आज़म ने मना कर दिया। कौन? सबीन फ़ौरन ही समझ ना सकी। वही जो बदकिस्मती से बाप है हमारा। आज़म मुठ्ठियाँ भींचकर उठकर चला गया था और जब वापस आया तो उसके साथ हाज़िक़ को देखकर सबीन जल्दी से उठी थी। अब याद आई आपको हमारी? उसका हाथ थाम कर वो शिकवा कर रही थी। अच्छे बच्चे जब किसी से मिलते हैं तो पहले सलाम करते हैं। हाज़िक़ ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर चपत लगाई तो वो मुँह बनाकर बोली थी, मैं बच्चा लगती हूँ आपको? ओके यार, बच्चा नहीं सही, बच्ची तो हो ना? हाँ, बच्ची हूँ। जभी ख़्याल नहीं रखा। मम्मा के सोहम के बाद जो गए तो अब आए हैं पूरे 20 दिनों के बाद। अरे मुझे क्या मालूम था कि तुम मुझे इतना मिस करोगी, वो मुस्कुरा दिया। अब तो मालूम हो गया ना, बैठिए और बताइए, क्यों नहीं आए थे पहले? वो हनूस खफगी से पूछ रही थी। आपको पता है क्या, मम्मा के बाद आप ही हमें सबसे ज्यादा अपने लगते हैं। क्यों, क्या मैं पहले अपना नहीं था? वो सोफे पर बैठता हुआ फिर मुस्कुरा दिया। थे, मगर इतने नहीं थे जितने अब हो गए। सबीन उसके पास बैठ गई थी। क्यों, अब क्या मेरे दुम निकल आई है? वो बहुत संजीदगी से पूछ रहा था। हाज़िक़ भाई, समझा करें ना, पहले हमारे और आपके दरमियान फ़ासले बहुत थे।
देर से खामोश आजम बोला तो वो बस मुस्कुरा कर रह गया, कुछ बोला नहीं था। बताइए ना, पहले क्यों नहीं मिलते थे आप हमसे? सबीन पूछने लगी। मिलता तो था भाई, अक्सर आता था मैं। हाँ, इतना कम कम बल्कि शाजो नादिर, मगर आता तो था ना। और आइंदा भी आपको आना होगा, शाजो नादिर नहीं बल्कि अक्सर व बेशतर। अच्छा मेरी दादी, और कोई हुक्म? उसने हंसते हुए उसके आगे सर हुक्म किया तो वो भी दादी वाले रोब से ही कहने लगी। अब ये बता नालायक, कहाँ रहा इतने दिन मुझे बताए बगैर? अरे तुझे जरा भी ख्याल ना आया कि तेरे छोटे भाई बहन कैसे रहेंगे और मैं गुड़िया कैसे संभालूंगी इन्हें? माफ कर दो गुड़िया, कंपनी के काम से आउटडोर जाना पड़ गया था, वरना मैं जरूर आता। वो शरारत आमेज संजीदगी से कह रहा था। अरे तो क्या एक फोन नहीं कर सकते थे? करता तो था। झूठ मत बोलिए, सबीन ने उसके बाजू में चुटकी ली थी। सच कह रहा हूँ यार, पूछ लो आजम से। हाँ यार, भाई ने कई बार फोन किया था, आजम बोला। और तुम मुझे अब बता रहे हो? सबीन उसे घूरने लगी। आप ही को बताया था मैंने, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं थी। और अब उठो, जाकर चाय बनाओ और आपू को भी भेजो, कब से नजर नहीं आई। और तुम बैठी बस बातें बनाया करो। और तुम जैसे बड़े तीर मारा करते हो, वैसे भी आपू अर्थी के पीछे परेशान होंगी और क्या। सबीन आजम के सर पर चपटे मारकर कहती हुई भाग गई थी। क्या हुआ अल्फी को? वो पूछने लगा। बीमार हो गया है, मम्मा के लिए रोता रहता है। मैंने और सबीन ने तो दोबारा कॉलेज और स्कूल ज्वाइन कर लिया है, मगर आपू हनूज यूनिवर्सिटी नहीं जा रही है। अल्फी की तबीयत संभलती ही नहीं है, एक दो दिन ठीक रहता है फिर बुखार चढ़ जाता है उसे। भाई हमारी समझ में नहीं आता कि क्या करे। आजम खास फिक्रमंद था। दवाएं ले रहे हो उसकी? हाँ, मगर कुछ फायदा नहीं, उसकी दिलजोई करो, बच्चा है अभी, धीरे धीरे ही संभलेगा ना। वो बोला, फिर पूछने लगा, मामू आए थे फिर कभी? रोज आते हैं, मगर हम गेट नहीं खोलते। क्या मतलब? वो चौंका। मतलब क्या होगा भाई? हम उनसे मिलना नहीं चाहते। लेकिन आजम इस तरह तो, प्लीज। आजम ने उसे हाथ उठाकर कुछ कहने से रोक दिया था। इस सिलसिले में मैं आप प्लीज कुछ ना कहें, क्योंकि मैं आपकी कोई बात या दलील नहीं मानूंगा। वो कतईयत से बोला तो वो महज तवील सांस लेकर रह गया। साथ ही उसे भी देखा था जो अरफात का हाथ थामे हॉल में दाखिल हो रही थी। आजम और सबीन तो उसे फ्रेश मूड में मिले थे, मगर वो उसे ठीक ठाक ना लगी। गहरी उदासी छाई थी उसके चेहरे पर और आंखें रोने की वजह से सूजी सूजी सी थी। कब वापस आए आप? उसके सलाम का आहिस्तगी से जवाब देने के बाद वो पूछती हुई उसके सामने वाले सोफे पर बैठी और अरफी को अपनी गोद में बिठा लिया था। कल रात को, वो जवाब देकर अरफात से पूछने लगा। अरफी कैसे हो बेटा? मेरे पास नहीं आओगे? नहीं, अरफात ने फौरन नफी में सर हिलाया था। अरे क्यों भाई, आप भी डांटेंगे भैया की तरह? अरफी की बात पर वो कदरे ठिठका, फिर आजम की तरफ घुमा था। तो तुमने डांट डांट कर डरा रखा है बच्चे को? अब इतना भी बच्चा नहीं है कि बार बार समझाने के बावजूद उस शख्स से मिलने की जिद करे। आजम गुस्से से कहकर उठकर चला गया तो वो इस्तफामिया नजरों से नगीन को देखने लगा और उसे जाने क्या हुआ जो एकदम ही अरफात के सर से पेशानी टिकाती हुई रो पड़ी थी। अरे वो घबरा कर अपनी जगह से उठा था। रोने क्यों लगी आप? कुछ नहीं कर सकती मैं इसलिए। वो सर उठाए बगैर ही बोली तो वो चंद लम्हे शशोपंज में खड़ा उसे देखता, फिर धीरे से अरफात को उसकी गोद से उठा लिया था, जो बहन को रोता देखकर खुद भी रुआंसा हो रहा था। नगीन प्लीज चुप हो जाएं, देखें अरफी भी रोने लगा है। वो बोला तो उसने आंचल से आंसू पोंछते हुए सर उठाया। वो अरफी को गोद में लिए पास ही खड़ा था। क्या प्रॉब्लम है आप बताएं मुझे, शायद मैं कुछ कर सकूं, वो बोला था। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कब ले इसके कि वो कहती सबीन ट्रॉली धकेलती चली आई। अर्फी की तबीयत ठीक नहीं है और उसे बहलाते बहलाते आपको खुद रोने लगती है, हालांकि इससे मसला हल नहीं हो सकता। क्या हुआ है बेटे आपको? मुझे नहीं बताओगे? मैं भी तो भाई हूँ आपका। वो अर्फी से पूछता हुआ उसे गोद में लिए हुए ही बैठ गया था। मम्मा तो मर गई, पापा तो है ना, फिर वो क्यों नहीं आते हमारे पास? कहते कहते अरफात सिसकने लगा। आएंगे बेटा, कब आएंगे? मैं रोज वेट करता हूँ मगर वो नहीं आते। आप और आपके आपू रोते बहुत हो ना, इसलिए वो नहीं आते। अरफात के आंसू पोंछते हुए वो कह रहा था। वो कहते हैं जब आप अच्छे हो जाओगे, रोना धोना बंद कर दोगे, तभी वो आएंगे, वरना नहीं। सच? पापा ने ऐसा कहा? अर्फी को यकीन ना आया। बिल्कुल। फिर आपू ने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं कभी नहीं रोता फिर। आपकी आपू को खुद रोने से फुर्सत मिले तभी बताएंगी ना आपको। उसने कहते हुए उसे देखा था जो निचला लब दांतों तले दबाए सबीन की लाई हुई ट्रॉली के लवाजमात मेज पर मुंतकिल कर रही थी। ये सब कुछ अगर तुम मेरे लिए लाई हो तो वापस ले जाओ सबीन, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, वो सबीन से कहने लगा। क्यों? क्यों? सबीन के साथ ही नगीन ने भी उसे देखा था। क्योंकि मैं ये सोच कर आया था कि आज हम सब साहिल पर शाम गुजारेंगे और डिनर बाहर किसी होटल में करेंगे। वो कहकर मुस्कुराया। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? हम अभी तैयार हो जाते हैं। चलें आपू? सबीन एकदम खुश हो गई थी। मुन्नू ये सब उठा ले जाओ, चले चले ना आपू? मुलाजिम को आवाज देकर वो नगीन का हाथ पकड़ के तकरीबन खींचती हुई चली गई तो वो अरफी को गोद में लिए हुए ही आजम की तलाश में बाहर निकल आया था।
क्या गोद में उठा रखा है इसे, नीचे उतारें। आजम जो लॉन पर था उसे देखते ही कहने लगा था, बिल्कुल ही बच्चा बना कर रख दिया है आप उन्हें इसे। तो फिर तुम्हें बच्चा बनाया जाता। होश की दवा करो आजम, ये तुम्हें बच्चा नहीं लगता। उसने कदरे खफगी से कहते हुए आजम को घूरा। हाँ है तो बच्चा ही, लेकिन इतना छोटा भी नहीं कि सारा दिन गोद में लेकर फिरा जाए। अल्फी की जो कंडीशन है फिलहाल, उसकी डिमांड यही है। तुम नहीं समझोगे कि तुम्हें अपने तैश के आगे कुछ सोचता ही नहीं। मुस्तकबिल में तुम डॉक्टर कैसे बनोगे, मुझे तो अभी से फिक्र होने लगी है। क्या डॉक्टर्स ऐसे होते हैं तुम्हारी तरह गजबनाक और जरा जरा सी बात पर मुश्तइल हो जाने वाले? अगर किसी मरीज ने 2 बार अपनी कैफियत बयान कर दी तुम्हारे सामने, तो तुम तो उसे गर्दन से पकड़कर अपने क्लिनिक से निकाल बाहर करोगे। और बस बस भाई काफी है, आजम ने जेब कर हंसते हुए उसकी बात काटी थी। अब ऐसा भी नहीं हूं मैं। खैर जैसे भी रहो, तुम फिलहाल तो जाकर चेंज करो, हम सब साहिल पर चल रहे हैं। वो किस खुशी में? बस यूं ही जरा तफरीह हो जाएगी और अरफी भी बहल जाएगा। क्यों अरफी, चलोगे ना? वो आजम से कहता हुआ अरफी से पूछने लगा था। आप मेरे साथ पानी में फुटबॉल खेलेंगे? गोया अरफी ने अपने जाने की शर्त बताई थी। जरूर, क्यों नहीं, वो मुस्कुरा दिया। मगर अरफी को तो बुखार। शट अप यार, तुम जाकर चेंज करो, कुछ नहीं हुआ, अरफी को अच्छा भला है। उसने आजम को घूरा तो वो सॉरी भाई कहकर हंसता हुआ अंदर चला गया था। अब आप भी जाओ और जल्दी से तैयार होकर आओ। उसने अरफी को गोद से उतारा। और फुटबॉल भी लाऊं? अरफी पूछने लगा। हाँ जरूर, वो बोला तो अरफी खुशी से दौड़ता हुआ चला गया था। चले भाई, हम तैयार हैं। वो चारों एक साथ बाहर निकले थे। अरफी सबसे आगे था और दौड़कर उसका हाथ पकड़ चुका था। मैं गाड़ी निकालता हूँ भाई, लेकिन ड्राइव आप करेंगे, आजम कहता हुआ पोर्च की जानी मुड़ा था। भाईजान मैं आपके पास बैठूंगा। और जब उसने स्टीयरिंग सीट संभाली तो अल्फी कहने लगा, जो पिछली सीटों पर नगीन और सबीन के दरमियान बैठा था, नहीं तुम वहीं बैठो, बैठे रहो, अगली सीट पर बैठे। आदम ने मना कर दिया तो अल्फी का चेहरा उतर गया। काफी जगह है, तुम आ जाओ अल्फी। हाजिक ने तनबीही नजरों से आदम को देखते हुए मुड़कर अल्फी को आगे खींच लिया था। अब ठीक है, उसे अपने और आजम के दरमियान बैठाकर वो पूछ रहा था। हाँ आप बहुत अच्छे हैं भाईजान। अरफी बहुत खुश था और उसने कार स्टार्ट कर दी थी। हाजिक भाई, आपने अभी तक कोई कार क्यों नहीं खरीदी? सबीन पूछ रही थी। इतनी रकम कहाँ है मेरे पास, वो कहकर धीरे से हंसा था। झूठ ना बोले, तकरीबन 3 साल से आप इतनी अच्छी पोस्ट पर हैं और अभी तक एक कार नहीं खरीद सके। अच्छा मेरी दादी, जब जरूरत होगी तब खरीद लूंगा। और सबसे पहले मुझे ड्राइव पर ले जाएंगे? हाँ, सबसे पहले तो उसे ले जाऊंगा जिसके लिए खरीदूंगा। हाय किसके लिए भाई? मारे इश्तियाक के सबीन आगे झुकाई। अपनी होने वाली बीवी की बात कर रहे हैं डफर। आजम ने उसके सर पर हाथ झाड़ दिया था। तो मैं भी उसी के बारे में पूछ रही हूँ, समझे तुम डफर? सबीन ने चिढ़कर आजम के बाल नोचे थे, फिर उससे पूछने लगी। भाई बताए ना, कोई पसंद है? हाँ है तो। वो मिरर में उसे देखकर मुस्कुराया था, जो बेहद खामोश बैठी थी। कौन है, मुझे बताए ना। अभी तक तो मैं उसे ही नहीं बता सका हूँ। तो तुम्हें कैसे बता दूं? यार तुम मेरी छोड़ो और ये बताओ, तुम्हारी आपको इतनी खामोश क्यों है? आदत है इनकी, ना के बराबर बोलती है, सबीन के बजाय आजम बोला। बहुत बुरी आदत है, क्यों नगीन? उसने जेरे लब मुस्कुराते हुए उसे मुखातिब किया तो वो यूं चौंकी जैसे पहली बार उसकी आवाज सुनी हो। जी जी क्या? वो किसी और ख्याल में गुम थी, इसलिए उसका सवाल ना सुन सकी थी। कम बोलना बुरी बात है, ये भाई कह रहे हैं, और ये बुराई आप में 100% मौजूद है। आजम बताने लगा तो वो कुछ कहने के बजाय महज मुस्कुरा कर रह गई थी। साहिल पर पहुंचते ही वो तीनों हाजिक समेत फुटबॉल लेकर पानी में कूद पड़े थे, जबकि वो उनका साथ देने के बजाय रेत पर बैठकर उन्हें देख रही थी। वो सब बहुत खुश थे, खुसूसन अरफी। काफी दिनों बाद उसके चेहरे पर बशाशत नजर आई थी उसे। हाजिक से काफी घुल मिल गया था वो, जबकि आजम तो अमूमन डांट डपट ही करता रहता था। लेकिन हाजिक, अरफी से होते हुए उसकी सोचें हाजिक पर आकर ठहर सी गई थी। वो उनकी फुप्पू का बेटा था। फुप्पू को तो उन चारों ने देखा नहीं था। मोमो बताती थी कि हाजिक की पैदाइश के बाद वो चल बसी थी। फिर फुप्पा ने तन्हा ही हाजिक की परवरिश की, दूसरी शादी नहीं की थी। एक ही शहर में होने के बावजूद फुप्पा साल 2 साल में कभी कभार ही उनके घर आते थे, हाजिक को लेकर, या फिर मम्मा और अक्सर पापा उनसे मिलने चले जाते थे। उन चारों और हाजिक में कभी बातचीत रस्मी हद से आगे नहीं बढ़ी थी, लेकिन मम्मा के इंतकाल के बाद वो एकदम ही उन सब के करीब आ गया था। यूं उन सब में घुल मिल गया था जैसे वो हमेशा से साथ रहते आए हों। और क्या सोच रही हैं? उसकी सोचें अधूरी रह गई क्योंकि हाजिक पूछता हुआ उससे जरा ही फासले पर आ बैठा था। आप आप ही के बारे में, वो बोली। मेरे बारे में? जी, उसने सर हिला दिया। क्या? यही कि हम तो पहले कभी आपसे इतना मिले भी नहीं और अब आप हम सब में इतना घुल मिल गए हैं कि जैसे हम। बुरा लगा आपको मेरा इस तरह बेतकल्लुफ हो जाना? उसने बात काटी तो वो जल्दी से बोल पड़ी। नहीं प्लीज, आप गलत ना समझें। मैं तो ये कहना चाह रही थी कि इतने दिनों बाद आपकी बदौलत आज हम सब इतना खुल के हंसे हैं, वरना तो।
वो तवील सांस लेकर चुप हो गई। सिर्फ वो तीनों हंसे हैं, आपको हंसते तो मैंने नहीं देखा। मुझे हंसी जल्दी नहीं आती। अच्छा क्यों? पता नहीं। वो मुस्कुरा दी, फिर पूछने लगी, ये बताएं आप पहले हमसे इस तरह क्यों नहीं मिलते थे? जब मम्मा थी। मामू को पसंद नहीं था जी। वो चौंक कर उसे देखने लगी। आपको नहीं मालूम? वो कदरे हैरत से बोला तो उसने नफी में सर हिला दिया। तब वो कहने लगा, मेरी अम्मी ने अपने भाइयों की मर्जी के खिलाफ अब्बू से शादी की थी। दोनों मामू अब्बू को पसंद नहीं करते थे। लेकिन क्यों? इतने अच्छे तो थे फूफा। हाँ, बहुत अच्छे थे मेरे अब्बू, मगर बहुत अमीर नहीं थे। अम्मी को तो मैंने सिर्फ तस्वीरों में ही देखा है। उनके बाद अब्बू शायद दोनों मामू से कोई ताल्लुक ना रखते, मगर अम्मी ने वादा लिया था कि वो मुझे मेरे मामू से मिलाते रहेंगे। यूं कभी अब्बू मुझे बड़े मामू से मिलाने ले जाते, कभी छोटे मामू से। बस अम्मी से किया अहद निभा रहे थे वो। बड़े मामू मामी का रवैया तो ऐसा होता था जैसे कि हम, खैर छोड़ें, आप अकेली क्यों बैठी हैं? चलें सबके पास। उसने अपनी तरफ से बात खत्म कर दी थी, मगर फिर भी वो पूछने लगी थी, और हमारी मम्मा का रवैया कैसा था? वो बहुत अच्छी थी। अब नहीं रही शायद, इसलिए आप उन्हें अच्छा कह रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो कहने लगा, हम जब भी उनसे मिले वो बहुत मोहब्बत और खुलूस से मिली। अब्बू के बाद भी मैं उनसे मिलता था, वो खुद मेरे घर आ जाया करती थी। वो मेरी बुजुर्ग थी, मगर बहुत अच्छी दोस्त भी थी। वो बहुत अच्छी थी, शायद इसलिए दुनिया से जल्दी चली गई। और पप्पा? छोड़े, आप क्यों पूछ रही हैं ये सब? वो टाल कर खड़ा हो गया तो वो भी उठ गई थी। एक एक बात कहनी थी मुझे आपसे। उसने कदम बढ़ाए तो वो साथ चलती हुई कहने लगी, कहिए। वो अरफी तो फिलहाल बहल गया है, मगर बाद में पापा के लिए रोएगा। मैं उसे संभाल नहीं पाती हूँ, और ना ही आजम या सबीन को समझा पाती हूँ। दोनों पापा को घर में आने ही नहीं देते। हालांकि वो रोज आते हैं, हर सुबह शायद ऑफिस जाते हैं, मगर वो दोनों गेट ही नहीं खोलते उनके लिए। तो आप क्या चाहती हैं? क्या मामू को घर में आना चाहिए? वो पूछने लगा। हाँ, क्योंकि वो उनका ही घर है और हम उनके बच्चे हैं। गलती हर इंसान से होती है, पापा से भी हुई। वो शर्मिंदा हैं, माफी के तलबगार हैं, तो हमें भी उन्हें माफ कर देना चाहिए। मगर आजम और सबीन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। समझना तो दूर की बात है, मैं उनसे बहस में हार जाती हूँ। वो दोनों ना मिले पापा से, लेकिन अरफी को तो मिलने दे, कि उसे ज्यादा जरूरत है पापा की। और आप नहीं मिलना चाहती उनसे? नहीं। क्यों? क्या आपने माफ नहीं किया उन्हें? माफ तो कर दिया है, मगर उनसे मिलना नहीं चाहती, क्योंकि आजम और सबीन हर्ट होंगे। आप प्लीज उन दोनों को समझाएं कि वो अरफी को पापा से मिलने दे। कोशिश करूंगा मैं। हालांकि दोनों एक लफ्ज भी सुनने को तैयार नहीं है पापा से मुताल्लिक। फिर भी मैं बात करूंगा उनसे भी और मामू से भी। आप बेफिक्र रहिए। थैंक्स, आपने मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हल कर दी। वो तशक्कुर से मुस्कुराई थी। मैं तो यही सोच सोच कर परेशान थी कि अगर वो दोनों इस तरह अड़े रहे तो अरफी का पता नहीं क्या होगा, लेकिन अब मुझे कोई फिक्र नहीं। आप जो है मेरे साथ, वो बोली थी, और हाजिक ने बनज़र गायर उसे देखा था। उसके चेहरे पर कुछ नहीं था सिवाय सादगी और ममनूनियत के। तब वो टहलता हुआ उस जानिब बढ़ गया था जहां आजम, सबीन और अरफी फुटबॉल खेल रहे थे। कहाँ चले गए थे भाईजान? वो करीब पहुंचा तो अरफी फुटबॉल फेंक कर उसकी जानिब भागा आया। यही तो था, आपके आपू के पास। वो मुस्कुरा दिया। आपू बहुत डल हैं, पानी में नहीं आती। रियली? अरफी की बात पर वो बेसाख्ता हंसा था। हाँ, अरफी सर हिलाकर कहने लगा, हम अम्मा पापा के साथ आते थे ना, तब भी वो वहीं रेत पर बैठी रहती थी। आजम, सबीन, बस करो, चलो अब अंधेरा होने लगा है। वो दूर खड़ी आवाजें दे रही थी, और जब वो सब करीब आए तो कहने लगी, अब वापस चलना चाहिए। अभी डिनर बाकी है। सबीन बोली, तो तुम इस होलिये में डिनर करने होटल जाओगी? उसने सबीन को घूरा जो अच्छी खासी भीगी हुई थी। वही हाल आजम और अरफी का भी था। हम यहाँ बैठकर कपड़े खुश कर लेते हैं, फिर चलेंगे। आजम कहता हुआ बैठ गया, तो सबीन ने भी तकलीफ की थी, और वो घुटनों के बल बैठती हुई अरफी का सर अपने दुपट्टे से पोंछने लगी थी। मुझे याद ही नहीं रहा, तौलिया और तुम्हारे कपड़े साथ ले आती। अब ठंड लग रही है ना? उसका सर पोंछते हुए वो पूछ रही थी। हाँ, थोड़ी थोड़ी आपू, मगर बहुत मजा आ रहा है। अरफी काफी मगन सा था। और आपू पता है, मैंने भाईजान की टांग खींच ली थी। वो धड़ाम से गिरे पानी में, और फिर मैंने, बच्चों हमने भी आपको कब छोड़ा था? पटका नहीं था पानी में? वो हंसता हुआ आजम के पास बैठ गया था। भाई चलें, पहले आपको आपके घर ड्रॉप कर दूं। होटल में डिनर लेने के बाद वापसी पर आजम कार ड्राइव करते हुए बोला था, और वो जो मेरी बाइक तुम्हारे घर रह गई है? वो मुस्कुराकर पूछने लगा। ओह, मुझे याद ही नहीं रहा। आजम हंस दिया। भाई, आप हमारे साथ ही आकर रहे ना, अकेले तो हैं। सबीन कहने लगी। हाँ आजिक भाई, हमें अच्छा लगेगा। आजम भी तायद करने लगा। नहीं यार, वो नफी में सर हिलाकर मुस्कुराया था। क्यों? क्यों? सबीन पूछ बैठी। है कुछ प्रॉब्लम्स? लो भला, हमारे साथ रहने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सबीन का मुंह बन गया।
आजम यार इसे समझाओ, इतनी डफर क्यों है? उसने हंसते हुए पीछे मुड़े बगैर सिर्फ हाथ घुमाकर सबीन के सर पर चपत लगाई थी। ये समझाएगा मुझे, इसके पास है समझ। सबीन बिगड़ गई। हाँ, सारी समझदारी तो तुम पर ही खत्म हो गई थी, मुझ गरीब तक पहुंची ही नहीं ये सिफत। आजम ने हंसकर मजीद चिढ़ाया। आपू मना कर दे इसे, हाँ, वो नगीन से कहने लगी जो अरफी को थपक रही थी। वो सो गया था। तुम ही चुप हो जाओ सबीन, वो बोली तो सबीन होठ सिकोड़कर विंडो से बाहर देखने लगी थी। लाएं अरफी को मैं पहुंचा दूं तक और उसके कमरे तक। और जब आजम के पोर्च में कार रोकने पर वो सोए हुए अरफी को गोद में लेकर नीचे उतरी तो हाजिक ने कहते हुए अरफी को उससे ले लिया था। कहाँ है अरफी का कमरा? कदम बढ़ाते हुए वो पूछ रहा था। मेरे ही कमरे में है फिलहाल। मम्मा ने अभी तक इसका कमरा अलग नहीं किया था। पहले मम्मा पापा के पास ही सोता था और अब मेरे पास, वो कहती हुई अपने कमरे की जानिब बढ़ी। तो वो पीछे चल दिया था। ओके, अब मैं जाऊंगा। अरफी को बेड पर लिटाने के बाद वो लाउंज में आकर आजम से कहने लगा था। थैंक्स भाईजान, आपकी बदौलत आज हम इतना हंसे और खुश हुए हैं। आजम उसके हाथ थाम कर कहने लगा। मेरी बदौलत? वो कैसे भाई? हाँ, आप ही की बदौलत। अरे मैं क्यों बोलूं, मैं तो नाराज हूँ, सबीन कहकर चुप हो गई। हैं? वो किस लिए दादी जान? वो मुस्कुराहट छुपाकर उसके पास बैठ गया था। रहती क्यों नहीं है हमारे साथ? सबीन की बात पर वो महज धीरे से हंस कर रह गया, कुछ बोला नहीं था। चाय लेंगे आप? उसी पल नगीन आकर पूछने लगी। नहीं, मैं चाय नहीं पीता, वो बोला। तो फिर कॉफी? वो भी नहीं। इतरा रहे हैं ना ना करके। आपने हमें डिनर खिलाया, हमने एक बार भी इनकार किया, बताएं? सबीन चिढ़कर बोली। तो भाई तुम भी कुछ खिलाने की बात करो, मैं जरूर खा लूंगा। चाय या कॉफी तो मैं पीता ही नहीं हूँ। वो उसकी नाक चुटकी में पकड़ के हिलाते हुए बोला। मैं क्यों खिलाऊं? मैं तो नाराज हूँ आपसे। ठीक है भाई, फिर कभी मनाऊंगा तुम्हें, अभी तो चलता हूँ। वो हंसता हुआ उसे चपत लगाकर उठ गया था। आते जाते रहिएगा भाईजान, आजम कहने लगा। वो मुस्कुरा दिया, फिर एक नजर खामोश खड़ी नगीन पर डाली और दरवाजे की जानिब बढ़ गया तो वो भी उसके पीछे चल दी थी। थैंक्स आजिफ, आपने मोरली बहुत सपोर्ट किया हमें। उसके साथ ही बरामदे की सीढ़ियां उतरती हुई वो बोली थी। आपको मालूम है शुक्रिया किसका अदा किया जाता है? किसका? गैरों का। वो भी बार बार। मैं ये समझ लूं कि आप मुझे गैर समझती हैं? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। वो जल्दी से बोली। रवैये से जाहिर तो कर रही हैं। नहीं तो मैंने क्या किया? थैंक्स वो भी कई बार। एक ही बार तो कहा है, साहिल पर भी कहा था। सॉरी, वो कानों को हाथ लगाकर मुस्कुराई थी। वो मुस्कुराता हुआ पोर्च की जानिब बढ़ गया था। फिर अपनी बाइक स्टार्ट करते हुए कहने लगा था। मामू से मिलने के बाद मैं आपको फोन करूंगा, ठीक है? उसने पूछा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। आप अपना भी ख्याल रखिए और प्लीज इतना रोया भी ना करें। वो फिर बोला था। क्या करूं, मुझे रोना बहुत आता है, हंसती कम है शायद इसलिए। वो कहकर धीरे से हंसा तो वो मुस्कुरा दी। यूनिवर्सिटी कब ज्वाइन कर रही हैं आप? जब बर्फी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, वो धीमी सी आवाज में बोली थी। हो जाएगा इंशाअल्लाह, वो बोला तो उसने जेरे लब आमीन दोहराया। अब जाऊं? जेरे लब मुस्कुराहट के साथ पूछने लगा। आते जाते रहिएगा, हमें हौसला मिलेगा। और कुछ? फिलहाल बस यही। जब जरूरत पड़ेगी तो आप ही को आवाज दूंगी हाजिर। उसकी आंखें नम हो चली थी। मैं आपकी हर पुकार पर आपके सामने होऊंगा नगीन, खुद को तनहा नहीं समझना कभी। वो कहकर बाइक आगे बढ़ा ले गया था और जब गेट पार कर गया तो वो गेट बंद करके लॉन और बरामदे की सारी रोशनियां गुल करके अंदर चली गई थी। आपू, हाजिक भाई का फोन है, आपसे बात करना चाह रहे हैं। आजम ने उसके कमरे में आकर इत्तला दी थी। हाजिक भाई का फोन? इससे पहले अरफी लाउंज की तरफ भागा जहां फोन रखा था। मैं ठीक हूँ भाईजान, आप कब आएंगे हमारे घर? और जब वो लाउंज में आई तो आरफी को फोन पर कहते सुना। और जब वो उसके पास आ रुकी तो उसे रिसीवर देते हुए आरफी कहने लगा। आप बात करें आपू, और इनसे कहना कि रोज हमारे घर आया करे। वो बोला तो उसने उसके सर पर हाथ फेरते हुए दूसरे हाथ से रिसीवर लेकर कान से लगाया था। अस्सलाम वालेकुम, मैं सुन रहा हूँ, दूसरी जानिब से वो उसी के अंदाज में बोला तो वो बेसाख्ता हंस पड़ी। थैंक गॉड, आप हंसी तो सही, वो धीरे से हंस कर कहने लगा। आज सुबह मामू से उनके ऑफिस में मिला था मैं। फिर क्या कहा उन्होंने? उन्हें अरफी के बारे में बताया। वो तो आप सबसे मिलना बल्कि आप सबके साथ रहना चाहते हैं, वो बता रहा था। तो आपने उन्हें आजम और सबीन के बारे में नहीं बताया? वो पूछने लगी। बताया, क्या कहा उन्होंने? क्या कहते, नदामत से सर झुकाने के सिवा और क्या कर सकते थे वो कह रहा था। बहुत बिखरा हुआ पाया है मैंने उन्हें नगीन, आपको उनसे मिलना चाहिए। ना रहे उनके साथ लेकिन कम अज कम उनसे मिले तो सही। मुझे उनसे मिलने में कोई एतराज नहीं है हाजिक, मसला तो आजम और सबीन का है जो पप्पा के पी से भी बिदकते हैं। मैं उन्हें कायल करने में नाकाम हूँ, वो बेचारी से कह रही थी। खैर फिलहाल उन दोनों को छोड़ें, अरफी की बात करें। आज शाम को अरफी को लेकर मेरे घर आ जाएं, मामू वहीं मिल लेंगे।
शाम को? वो सोच में पड़ गई। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? वो पूछने लगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आज़म और सबीन घर में होंगे। मैं क्या बहाना करूँगी? क्या बताऊँगी उन्हें कि अर्फी को लेकर कहाँ जा रही हूँ? आज़म को ज़रा-सा शक भी हो गया तो वो गेट पर ताला डालकर खुद बाहर चला जाएगा। उसने पल भर को रुक कर कुछ सोचा, फिर कहने लगा, आप कल सुबह आ जाएं जब आजम कॉलेज और सबीन स्कूल में होगी। हाँ, ये ठीक है, मैं कल सुबह आ जाऊंगी। कितने बजे? 9 बजे तक आ जाएं। ठीक है। सुने, घर मालूम है मेरा? वो पूछ रहा था। हाँ मालूम है, मगर ये क्यों पूछा आपने? शायद इसलिए कि मैंने आपको कभी अपने घर में नहीं देखा। फूफा जी की डेथ पर मैं आई थी मम्मा के साथ, 4 साल पहले की बात है ये। हाँ तो फिर? वो हैरान हुई। रास्ता याद होगा आपको मेरे घर का? हाँ याद है, मैं रास्ते भूलती नहीं हूँ। थैंक्स। वो बेसाख्ता कह गया था। किस बात का? रास्ता याद रखने का। वो कहकर धीरे से हंसा था, फिर खुदा हाफिज कहकर फोन बंद कर दिया था। आपू, क्या कहा भाईजान ने? उसने जैसे ही रिसीवर रखा, पास खड़ा अल्फी पूछने लगा, वो कल हमसे मिलेंगे। वो बोली, सच? हमारे घर आएंगे? अल्फी बहुत खुश हुआ। हाँ। कब आपू? कितने बजे? कल शाम को। उसने यूं ही बात बना दी थी। कबल इस वक्त अल्फी को कुछ बताना नहीं चाहती थी। आजम भैया, भैया कल हाजिक भाई आएंगे शाम को। आपू से कहा है उन्होंने। अरफी आजम को खुशखबरी सुनाने लगा, जो उसी वक्त लाउंज में आया था। ओहो, बड़े पसंद आ गए तुम्हें हाजिक भाई, जो इतना खुश हो रहे हो। आजम उसके गाल थपक कर कहने लगा। हाँ तो फिर, इतने अच्छे हैं भाईजान? कितने अच्छे? बहुत, आपसे भी ज्यादा। मुझसे ज्यादा? आजम ने आंखें दिखाई। हाँ फिर, आप तो डांटते हैं और वो तो डांटते ही नहीं। अरफी कहता हुआ भाग गया। अच्छा है, अच्छा बे, ठहर तू। आजम उसके पीछे दौड़ा था। मेरी जान, यूं ही हंसते रहा करो। वो उसे बाजुओं में भर के अब चक्कर दे रहा था। तब वो मुस्कुराती हुई किचन की जानिब चली गई थी। अगली सुबह सबीन स्कूल और आजम कॉलेज चला गया तो वो आरती को नाश्ता कराने के बाद तैयार करने लगी। तब वो पूछने लगा था, हम दवा लाने जा रहे हैं आप? नहीं, वो नफी में सर हिलाकर मुस्कुरा दी। फिर? हम पापा के पास जा रहे हैं। पप्पा के पास? अरफी को गोया यकीन न आया। हाँ। कहाँ आपू? पप्पा कहाँ रहते हैं? चल कर देख लेना। पप्पा घर क्यों नहीं आते आपू? मम्मा मर गई इसलिए? वो सवाल जवाब एक साथ कर रहा था। पता नहीं, तुम जाओ जल्दी से मुंह धोकर आओ और ये कपड़े पहनो। उसने टाला तो वो भाग कर बाथरूम में घुस गया था, और जब मुंह धोकर वापस आया तो वो उसे तौलिए से पोंछती हुई कहने लगी थी, हम पप्पा से मिलने जा रहे हैं, और वापस आकर ये बात तुम आजम या सबीन को नहीं बताओगे, समझ गए? क्यों आपू? अरफी मुजस्सिम में सवाल हो रहा था। फिर वो दोनों डांटेंगे तुम्हें और तुम रोओगे। क्यों डांटेंगे आपू? पप्पा तो हमारे ही है ना। हाँ है हमारे ही, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? वो जैसे जिच हो गई थी। चलो तुम कपड़े पहनो, और जो मैंने कहा है उसे याद रखना। आजम और समीन को बताना नहीं, वरना तुम पप्पा से नहीं मिल सकोगे। ठीक है आपू, मैं नहीं बताऊंगा। वो नन्हे से जहन में ढेरों उलझने लिए कपड़े पहनने लगा था। मैं पप्पा को घर लेकर आऊंगा आपू, देख लेना। फिर वो तमाम रास्ता पप्पा की ही बातें करता रहा था, जबकि वो खामोशी से कार ड्राइव कर रही थी। पापा दूसरे घर में रहते हैं? वो पूछ रहा था। हाँ। क्यों आपू? उन्हीं से पूछ लेना। बस अब चुप हो जाओ, हम पहुंच गए हैं। उसने कहते हुए कार सड़क के किनारे रोक दी थी। पप्पा के घर नहीं, हाजिक भाई के घर। आपने तो कहा था कि पप्पा वहीं मिलेंगे। उसने अरफी की बात काटी और उसे कार से उतार कर डोर लॉक करती हुई उसका हाथ थाम कर चल पड़ी थी। लम्हे भर को रुककर कुछ सोचा था, फिर एक गली में दाखिल हो गई थी। गली तो यही थी, घर कौन सा था? वो याददाश्त पर जोर देती हुई अरफी के साथ कदम बढ़ा रही थी, साथ ही कुशादा सी गली के दोनों अतराफ से मकानों का जायजा भी लेती जा रही थी, और उसे एक मकान के बंद दरवाजे पर हाजिक के नाम की तख्ती नजर आ गई थी। थैंक्स गॉड, मुझे याद रहा सब। वो इत्मीनान की सांस लेती हुई कॉल बेल का बटन पुश करने लगी थी। दरवाजा खुलने में देर नहीं लगी थी। आइए, वो सामने था मुस्कुराता हुआ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अरफी चहका था। वस्सलाम भाई की जान। उसने मुस्कुराते हुए उसकी नन्ही सी नाक चुटकी में दबाई, फिर उसका हाथ थाम कर अंदर की जानिब बढ़ते हुए कहने लगा, बहुत खुश लग रहे हो, बात क्या है? आपके घर जो आया हूँ। अरफी वाकई बहुत खुश था। ओहो, वो हंस दिया, फिर नगीन से कहने लगा, बैठे आप। पप्पा नहीं आए? वो कुर्सी पर बैठकर पूछने लगी। 9 बजे का टाइम दिया था, आते ही होंगे। आप कुछ लेंगी? वो बताकर पूछने लगा, क्या मैं मेहमान हूँ? वो मुस्कुरा दी। फिलहाल तो वही है, चलें पानी पिला दें फिर। ओके, वो कहकर अरफी को लेकर दूसरे कमरे में चला गया। भाईजान का किचन इतना सा है आपू। और जब उसने पानी का गिलास नगीन को दिया तो आरफी हैरान सा बताने लगा, यार छोटा आदमी हूं ना इसलिए। वो बेसाख्ता हंसा, जबकि वो मुस्कुराई थी। इतने बड़े तो हैं? आरफी और हैरान होकर उसे सर से पैर तक देखता हुआ कहने लगा, आपू जितने नहीं, उनसे भी बड़े हैं। आप तो इतने से हैं, फिर आपका किचन इतना बड़ा क्यों है? वो हंसी रोक कर पूछने लगा। वो तो पापा ने बनवाया होगा ना, मैंने नहीं। हाँ तो मेरे, वो कुछ कहने जा रहा था लेकिन
उसी पल कॉल बेल बजने लगी तो बात पूरी किए बगैर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। आइए, आने वाले अरबाज अली ही थे जिन्हें अंदर बुलाकर वो खुद एक जानिब खड़ा हो गया था। पप्पा, पप्पा, उनके अंदर आते ही आरफी तेजी से उनकी तरफ लपका था और उसे गोद में उठाते हुए अरबाज अली ने शिद्दतों से भींच लिया था। कहाँ गुम हो गए थे जान अपने पप्पा को छोड़कर? मैं तो कहीं नहीं गया पप्पा, आप ही नहीं आते थे। आरफी उनके गले में बाहें डाले कह रहा था और वो दूर खड़ी उन्हें देख रही थी। कितने बदल गए थे पप्पा, कैसे मुरझाए हुए से लग रहे थे। वो आंखों में आंसू लिए उन्हें देखे गई, जो अरफी को सीने से लगाए बेतहाशा चूम रहे थे। मैं नहीं जी सकता बेटे आप सबके बगैर। वो अरफी समेत उसके पास आ रुके थे। हम भी नहीं जीना चाहते थे पप्पा आपके बगैर। वो शिद्दतों से रो पड़ी थी। मगर आपने मजबूर कर दिया हमें, जीना पड़ा आपके बगैर, मम्मा के बगैर। क्यों अजनबियत की इतनी ऊंची दीवार उठा दी पप्पा कि हम जिसे चाहकर भी फलांग नहीं सकते? इस तरह ना कहो बेटे, हम आप ही के तो हैं अब भी। उसे खुद से लगाकर वो धीरे से बोले थे। हाँ बेशक है, मगर सिर्फ हमारे तो नहीं रहे ना। आप मत रोइए ना, देखे पप्पा भी रोने लगे हैं। अरफी हरासा हो गया था। रोने दो, हमें भी बहुत रुलाया है पप्पा ने, वो रोए गई। इंसान हूँ बेटा, गलतियों से पाक तो नहीं हो सकता। माफ नहीं करोगी बेटा? अरबाज अली के दिल पर मजीद बोझ आन गिरा था। मम्मा वापस नहीं मिलेंगी, फिर भी मैंने आपको माफ कर दिया है, इसलिए कि मम्मा होती तो वो भी यही करती। उन्होंने तो आपसे कोई सवाल नहीं किया था पप्पा, कुछ मांगा नहीं था आपसे, फिर भी आपने उन्हें, वो कह रही थी और सुन रहे थे कि उसके सिवा वो कर भी क्या सकते थे, कि ऐसी फाश गलती कर चुके थे जिसका मुदावा अभी मुमकिन ना रहा था। नगीन प्लीज खुद को संभालें। वो जो देर से दूर खड़ा देख रहा था, जब उसका रोना मजीद बर्दाश्त ना कर सका तो पास आकर कहने लगा, मामू आप भी बैठे प्लीज। उसने एक कुर्सी उनकी तरफ बढ़ा दी थी, फिर किचन में जाकर पानी ले आया था। अरफी ये पानी पिलाओ पप्पा को भी और आपू को भी, उसने कहते हुए ग्लास अरफी को थमाया तो अरबाज अली कुर्सी पर बैठ गए, जबकि नगीन फर्श पर उनके पैरों के पास बैठी थी। ये ले पप्पा, अरफी ने उचककर पानी का ग्लास उनके लबों से लगाया था। आप घर क्यों नहीं आते पप्पा? मम्मा मर गई इसलिए? उन्होंने पानी पीकर ग्लास हाजिक को वापस किया तो अरफी पूछने लगा, मैंने उन्हें मार दिया बेटा, इसलिए उन्होंने उसे गोद में बिठा लिया था। धत, वो तो हॉस्पिटल गई थी, वहां मर गई। अरफी ने शिद्दत से मुखालिफत की थी। मेरी ही वजह से ना बेटा, आपकी वजह से? अरफी हैरान हुआ। हाँ, उन्होंने तवील सांस ली थी। आपने क्या किया पप्पा? काश कि ना किया होता बेटे, या तुम ही इतने समझदार होते कि मेरी गलती पर मुझसे नफरत का इजहार तो करते, मुझे धुतकारते कि इसी लायक हूं मैं। वो बेहद जज्बाती हो रहे थे। पप्पा प्लीज मत कहिए इस तरह, वो फौरन टोक कर बोली थी। हम आपसे नफरत नहीं करते पप्पा, तो फिर मेरे साथ क्यों नहीं रहते बेटा? नहीं रह सकते ना, अब वो पहले जैसी मोहब्बत भी तो नहीं रही ना पप्पा। वो बोली तो वो महज तवील सांस लेकर रह गई, फिर कितने ही देर चुप रहने के बाद पूछने लगे, आज़म और सबीन कैसे हैं? अच्छे हैं, बहुत ज़िद्दी हैं दोनों, कुछ भी सुनने पर आमादा नहीं होते। तुमने कैसे हैंडल किया बेटे? उन्हें बताए बगैर अरफी को लेकर आई हूँ। बताती तो आज़म गेट लॉक करके कॉलेज चला जाता और सबीन भी उसी का साथ देती। मेरी कोई नहीं सुनता। ठीक से रहते हैं दोनों, बातें मानते हैं तुम्हारी? आपसे मुताल्लिक बातों के सिवा मेरी सारी बातें मानते हैं। खैर, इस ज़िक्र को जाने दे पापा। आप अरफी से बातें करें कि सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब तो यही हुआ है। तुम यूनिवर्सिटी जा रही हो? वो पूछ रहे थे। फिलहाल नहीं। क्यों? अर्फी की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। क्या हुआ था? मुझे क्यों नहीं बताया बेटे? वो बेचैन हुए। कैसे बताती? आप आते थे तो आजम गेट ही नहीं खोलता था और मैं फोन उठाती नहीं थी। मुझे फोन तो कर सकती थी बेटा। फायदा क्या था पप्पा? आजम किसी तौर भी अर्फी को आपसे मिलने नहीं देता। आप तो जानते हैं कि कितना जिद्दी और गुस्सावर है। आज आज भी महज हाजिक की वजह से मिल सके हैं हम आपसे, और अरफी भी उन्हीं की वजह से बहल गया है, वरना हम तो बहुत परेशान थे। वो बोली तो अरबाज अली उसे देखने लगे, जो इस वक्त मुड़कर शायद अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। हाजिक बेटे, उन्होंने पुकार लिया था। जी, वो वापस पलट आया था। बेटे हम एहसानमंद हैं तुम्हारे। वो जो उससे कभी सीधे मुंह बात नहीं करते थे, आज उसके शाने पर हाथ रखकर ममनूनियत से कह रहे थे, मैंने क्या किया मामू जान, बस आपके और आपके बच्चों के दरमियानी फासले को मिटाने के लिए पुल बनने की सही की है। वो इंकिसारी से मुस्कुराया था। यही पुल तो हमारे लिए खुशियों की नवेद लाया है बेटे। खैर अब मुझे इतना मोतबर भी ना करें कि मैं उड़ने लगूं। वो धीरे से हंसा तो वो भी मुस्कुरा दिए, फिर नगीन से पूछने लगे थे, कहीं चलोगी बेटे? नहीं, आप अरफी को ले जाएं, मगर 12 बजे से पहले घर वापस छोड़ जाइएगा। 12:30 बजे सबीन स्कूल से आ जाती है, उसे मालूम हुआ तो हर्ट होगी। और आजम, वो जुमला अधूरा छोड़कर तवील सांस लेकर नफी में सर हिला कर रह गई। ओके बेटा, मैं ख्याल रखूंगा, वो बोले, फिर अरफी को लेकर चले गए तो वो भी उठ गई थी।
मैं भी अब जाऊंगी, वो उससे कहने लगी जो पास ही खड़ा था। रुकेंगी नहीं जरा देर? वो कहने लगा, क्यों? अच्छा लग रहा है आपको अपने घर में देखना। वो बोला था और लहजे में कोई अनोखी सी बात जरूर थी जिसे महसूस करके वो एकदम ही निगाहें झुका गई थी। ऑफिस नहीं जाना है आपको? खामोशी तवील पकड़ने लगी तो वो बोल पड़ी, कल छुट्टी ले ली थी मैंने आज के लिए। क्यों? मगर आप जो आने वाली थी। वो मुस्कुराया था। ये तो मुनासिब नहीं है कि मेरी वजह से आप अपने काम की छुट्टी करें। वो भी मुस्कुराई। हाँ, मगर कभी कभी कुछ नामुनासिब काम भी कर लेने चाहिए, जैसे पापा ने किया। जैसे मैंने किया। वो कहकर हंस दिया। आपने शादी क्यों नहीं की अभी तक? वो कदरे झिझक कर पूछ रही थी। कैसे करता, दिल दगा दे गया। मतलब उसकी चाह कर बैठा हूं नगीन, जो मेरे इस छोटे से घर में नहीं समा सकती। ओहो, तो इतनी लंबी चौड़ी है वो बेसाख्तगी से हंसी थी। वो नहीं, उसका स्टेटस। उसने तस्हीह की। तो आपने उसे चाहा ही क्यों? ये जो जज्बे होते हैं ना नगीन, मुंह जोर होते हैं, बेइख्तियार होते हैं। इख्तियार ही होते तो मैं कभी उसकी तमन्ना नहीं करता जो मुझे नहीं मिल सकती। उसने कहकर तवील सांस ली। फिर पूछने लगा था, आप चाय पियेंगी? आप तो नहीं पीते ना? तो क्या हुआ, चाय का सामान तो रखता हूँ और बनाना भी जानता हूँ। वो कहता हुआ किचन की जाने मुड़ा तो वो भी उसके पीछे चल दी थी। वाकई बहुत छोटा किचन है, बकौल अरफी इतना सा। किचन तक आकर वो कहने लगी, मगर अच्छा है, साफ सुथरा और दीदा जेब। थैंक्स। वो चाय का पानी रखते हुए मुस्कुराया था। सारे काम आप खुद करते हैं? आई मीन खाना वगैरह? वो पूछने लगी। नहीं, सिर्फ नाश्ता बना लेता हूँ, खाने होटल से खा लेता हूँ। मासी आ जाती है, साफ सफाई के अलावा कपड़े भी धो जाती हैं। वो बता रहा था। आप शादी कर लें, बीवी होगी तो आपको आसानी रहेगी। नगीन बीबी, अभी मैंने आपसे कहा था कि मैं शादी नहीं करूंगा। हैं? तो क्या आप सच कह रहे थे? वो हैरान हुई। आप क्या समझी? मैं समझी मजाक है, मुझे हंसाने के लिए कहा है। नहीं, ये मेरी जिंदगी का एक सच है। वो बोला तो वो फौरन ही कुछ कह नहीं सकी, बस खामोशी से उसे चाय बनाते देखती रही। चाय लें? जरा देर बाद ही उसने कप बढ़ाया तो उसने चौंक कर ले लिया। अब जाऊं? चाय पीकर वो पूछने लगी तो वो इस बात में सर हिलाकर मुस्कुरा दिया। फिर उसके साथ चलता हुआ उसकी कार तक आया था। आप मेरे साथ चलें, छुट्टी तो ले रखी है, सारा दिन हमारे साथ रहें, सबीना और आजम भी खुश हो जाएंगे। कार का लॉक खोलने से पहले वो कहने लगी, वो फिर किसी दिन आऊंगा, आज क्यों नहीं? बस वो शाना उचकाकर मुस्कुरा दिया तो वो कुछ बोली नहीं। कार का डोर खोलकर अंदर बैठी उसे स्टार्ट किया और ये कहती हुई आगे बढ़ा ले गई कि हम शाम को आपका इंतजार करेंगे हाजिक, और आपको आना ही होगा। वो चली गई थी और वो बालों में उंगलियां फेरकर मुस्कुराता हुआ वापस पलट गया था। अर्फी को पप्पा के साथ भेजकर वो घर तो आ गई थी, मगर अब मुसलसल इस फिक्र में थी कि कहीं आजम कॉलेज से जल्दी ना लौट आए। कभी कभार लेक्चर्स न होने की सूरत में वो जल्दी आ जाया करता था, मगर आज वो दुआ कर रही थी कि वो जल्दी ना आए। अगर आ गया तो बहुत वावेला मचाएगा और वो उसे समझा नहीं सकेगी। बहुत सा वक्त इसी उधेड़ बुन में गुजर गया कि कहीं आजम ना आ जाए, और जब घड़ी पर नजर पड़ी तो वो और भी हरासा हो गई। 12:15 बज रहे थे, जबकि उसने पप्पा से कहा था कि 12 बजे तक अर्फी को घर छोड़ जाएं, लेकिन पप्पा हनूज आए नहीं थे और सबीन की आमद का वक्त हो रहा था। या अल्लाह, ये लड़की तो आफत मचा देगी अगर पप्पा उसकी मौजूदगी में आए तो। वो घबराहट के आलम में गेट के पास ही टहलने लगी थी। चंद मिनट मजीद गुजरे तो गेट के बाहर कार रुकने की आवाज पर उसने जल्दी से गेट खोल दिया, और पप्पा की कार देखकर उसकी जान में जान आई थी। सॉरी बेटे, जरा लेट हो गए हम। वो तेजी से करीब आई तो पप्पा विंडो का शीशा सरकाते हुए कहने लगे, इट्स ओके पप्पा। वो इस बात में सर हिलाकर मुस्कुरा दी तो वो अर्फी से कहने लगे, जो उनके बाजू में बैठा था, ओके बेटा, अब जाओ और कल से स्कूल ज्वाइन करो। वो उसका सर चूम कर मुस्कुराए, मैं जरूर जाऊंगा पप्पा, खुदा हाफिज। जवाबन अर्फी ने उनके गाल पर प्यार किया और कार का डोर खोलकर नीचे उतर गया तो अरबाज अली डोर बंद करके कार स्टार्ट करने लगे। तब वो विंडो पर हाथ रखती हुई कदरे झुक कर कहने लगी, अपना ख्याल रखिए पप्पा, आपकी सेहत बहुत खराब हो गई है, पहले आप ऐसे तो नहीं थे। जैसा भी हूँ बेटे, अपनी ही गलत हरकतों की वजह से हूँ। उनके लहजे में नदामत थी। वो गुजर गया, उसे भूल जाएं पप्पा, और प्लीज हमारी फिक्र ना करें, अपना ख्याल रखें। ओके बेटे, मैं कोशिश करूंगा। उसका सर थपकते हुए उन्होंने उसकी पेशानी चूमी थी। खुदा हाफिज पप्पा। वो पीछे हटी तो वो भी खुदा हाफिज बेटे कहते हुए कार आगे बढ़ा ले गए थे। आपू, मेरा स्कूल 10 बजे का है, आप ताजी से कह दें, कल से वो मुझे 9 बजे स्कूल छोड़ने जाएगा। वो गेट बंद करके पलटी तो अर्फी कहने लगा, वो किस लिए? पप्पा ने कहा है। अर्फी बताने लगा, अब वो रोज मुझसे 9 बजे स्कूल में मिलेंगे और मेरा होमवर्क भी कराएंगे। ओके, मैं कह दूंगी ताजी से। वो उसके सर पर हाथ फेर कर मुस्कुरा दी, और तुम याद रखना, आजम और सबीन को नहीं बताना कि तुम पप्पा से मिलते हो। क्यों आपू? बस सवाल नहीं करो अर्फी, तुम मिलना चाहते हो ना पप्पा से? हाँ, तो फिर आजम और सबीन से कुछ मत कहना। ये भी मत बताना कि आज हम मिले थे पप्पा से, समझ गए ना? हाँ, मैं नहीं बताऊंगा आपू, मगर हाजिक भाई ने बता दिया तो? अर्फी को फिक्र हुई।
वो भी नहीं बताएंगे। भाईजान बहुत अच्छे हैं ना आपू? अर्फी बोला तो वो मुस्कुरा दी, कुछ बोली नहीं थी। अर्फी ने स्कूल जाना शुरू किया तो उसने भी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी और उस रोज भी वो यूनिवर्सिटी से लौटकर दोनों भाइयों और बहन की खबरगिरी के बाद खाने के लिए किचन में आई थी, जब मुलाजिम मुन्नू उससे कहने लगा, बीबी मुझे कुछ पैसे चाहिए, मेरा बच्चा बीमार है, आप मेरी तनख्वाह में से बाद में काट लेना। वो पैसे, क्या हुआ बच्चे को? वो पूछने लगी। और तुम अब पैसे मांग रहे हो? आजम से कहते, क्या वो देता नहीं? वो बिगड़ने लगी। कहा था जी, वो बोले आपसे ले लूं। सेफ की चाबी आपके पास है। मुन्नू बोला तो वो उठकर मम्मा के कमरे में आ गई थी। सेफ से कुछ रुपए निकाल कर मुलाजिम को देकर उसने उसकी परेशानी तो दूर कर दी थी, मगर खुद परेशान हो गई थी, क्योंकि सेफ में बस इतनी ही रकम बाकी बची थी कि 2-3 दिन आराम से गुजर जाते, और 2-3 दिनों में जिंदगी खत्म तो नहीं होनी थी। बाकी दिन वो किस तरह गुजारेगी? मुलाजिमों की तनख्वाहें, आरफी और सबीन की स्कूल फीस, आजम और खुद उसके तालीमी अखराज वो कैसे पूरे करेगी? कहाँ से इतनी रकम लाएगी? सोच सोच कर उसका सर दुखने लगा था। इसी फिक्र में उसे खाना भी ना खाया गया। रात को भाइयों और बहन का साथ देने की खातिर मेज पर आ गई थी, लेकिन एक निवाला भी हल्क से उतार ना सकी थी। आपको क्या बात है, आप खा नहीं रही हैं? सबसे पहले आज़म ने उसकी परेशानी नोट की थी। नहीं तो वो चौंक सी गई थी। नहीं, आप परेशान हैं, बताइए मुझे क्या बात है? कुछ नहीं आज़म, सर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए वो इस कद्र कह सकी। तो दवा क्यों ना ली आपने? अब तो रात हो गई है, सुबह चली जाऊंगी क्लिनिक। उसने टाला। कोई टैबलेट होगी वो खा ले, मैं लेकर आता हूँ। आजम कहता हुआ कुर्सी से उठा था। नहीं, तुम खाना खाओ आजम, मैं ले लूंगी। वो उसे बैठने का कहकर खुद उठ गई थी। तुम लोग खाना खाकर सो जाना, जब मुझे भूख लगेगी मैं तो खा लूंगी। उसने कहते हुए अपने कमरे का रुख किया था। आपू आप सो जाएं, आरफी को मैं अपने पास सुला लूंगी। सबीन बोली तो वो सर हिलाकर अपने कमरे में आ गई। फिर वो तीनों तो सो गए थे, मगर वो जागती ही रह गई थी। मसला ही ऐसा आन पड़ा था जो उसकी नींदें उड़ा ले गया था। क्या मुझे पप्पा से बात करनी चाहिए? नहीं, मैं पप्पा से इस सिलसिले में कोई बात नहीं करूंगी। अगर वो वाकई नादिम है अपनी गलती पर, तो उन्हें खुद एहसास होना चाहिए हमारी प्रॉब्लम का। अगर पापा को एहसास ना हुआ तो मैं कोई जॉब कर लूंगी, मगर जॉब लाखों की तो ना होगी। और हमारे अखराजात, बस यहीं आकर उसकी सारी सोचें ठहर गई थी। कभी टहलते तो कभी करवट बदलते रात गुजर गई, और सुबह होने तक वो बुखार में बुरी तरह झुलस रही थी। आजम नाश्ते के लिए उसे बुलाने आया तो वो बेसुध पड़ी थी। आपू क्या हुआ? रात को कोई दवा नहीं ली आपने? आजम एकदम ही परेशान होकर उस पर झुका था। उसकी पेशानी पर हाथ रखते हुए कह रहा था, चले मैं क्लिनिक लेकर चलता हूँ। मैं ठीक हूँ आजम, वो बमुश्किल कह सकी थी। आप ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर अंकल को फोन करता हूँ। वो कहता हुआ तेजी से चला गया था, और उसके जाने के चंद लम्हों बाद ही सबीन और अरफी भागते हुए उसके कमरे में दाखिल हुए थे। आपू, आपू क्या हुआ? अरफी ज्यादा बेचैन था। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। वो हिम्मत करके उठ बैठी थी। जाओ तुम लोग नाश्ता करो और स्कूल की तैयारी करो। हम स्कूल नहीं जाएंगे आपू, आपको बहुत बुखार है, सबीन बोली थी। आपू दवा लाने चले मेरे साथ अभी, मोहब्बत से उसके चेहरे पर हाथ फेरता हुआ अरफी कह रहा था। अभी तो डिस्पेंसरी बंद होगी, आजम फोन कर रहा है डॉक्टर को, अभी आ जाएंगे, सबीर ने कहते हुए उसके बाल समेटकर जूड़ा बना दिया था। आपू आप चलें, मुंह हाथ धो लें, अभी डॉक्टर अंकल आ जाएंगे। अरे कुछ नहीं हुआ, मुझे जरा सा बुखार ही तो है, और तुम लोग इतना परेशान हो गए। नहीं आपू, बहुत बुखार है, अरफी उसकी पेशानी छू कर बोला था। क्या हुआ नगीन बेटे? अरफी ठीक हुआ तो आप बीमार पड़ गई। जरा देर बाद ही आजम डॉक्टर के साथ कमरे में आया था। कुछ नहीं अंकल, बस जरा सा बुखार है, और ये लोग इतना परेशान हो गए। वो धीरे से कहकर मुस्कुरा दी तो डॉक्टर उसे लेटने का इशारा करते हुए उसकी कलाई थाम कर नब्ज चेक करने लगे। फिर उसे इंजेक्शन और दवाएं देकर वो तो चले गए, जबकि वो तीनों उसे घेर कर बैठ गए थे। जाओ नाश्ता करो तुम सब, मैं ठीक हूँ। वो कहने लगे, आजम उठो और उन दोनों को भी ले जाओ, वरना स्कूल और कॉलेज से लेट हो जाओगे। मैं लेट नहीं होऊंगा, क्योंकि आज मेरे सिर्फ प्रैक्टिकल्स हैं, वो भी 11 बजे। मैं नाश्ता यहीं ले आता हूँ। आपू हम सब यही कर लेते हैं। वो कहता हुआ गया और नाश्ते की ट्रॉली उसके कमरे में ले आया तो वो लेटे से उठ बैठी थी। सबीर जाओ स्कूल की तैयारी करो। नाश्ते के बाद वो कहने लगी, आज मैं नहीं जाऊंगी। सबीन बोली, क्यों मगर? आपके साथ रहूंगी आपू, आप बीमार है। मैं ठीक हूँ सबीन, अभी दवा खा लूंगी तो बुखार उतर जाएगा। तुम स्कूल जाओ, पहले ही बहुत नागा हो चुका है। जाओ शाबाश, वो समझाने वाले अंदाज में बोली तो सबीन बेदिली से उठ गई। फिर वो तो तैयार होकर स्कूल चली गई, और आजम उसे दवाएं देने के बाद लॉन पर ले आया था। यूं उसके और आरफी की बातों में लगकर वो जरा देर को अपनी परेशानी भूल गई थी। मगर जो ही आरफी ने स्कूल जाने के लिए तैयारी का शोर मचाया तो उसे नए सिरे से तमाम परेशानियां याद आने लगी। आजम उसके सामने बैठा बड़े गौर से उसे देख रहा था। वो बातें करते करते एकदम चुप हुई तो कहने लगा, आपको फॉर गॉड सेक आप बता दे कि प्रॉब्लम क्या है, रात से टाल रही है मुझे।
अरे तुम पीछे ही पड़ गए। वो कदरे चौंक कर मुस्कुराई और कबल इसके कि आजम कुछ कहता कॉल बेल बजने लगी थी। तुम ठहरो, मैं देखूंगा। मुलाजिम गेट खोलने दौड़ा तो आजम ने मना कर दिया। वही शख्स होगा, ये हमारा पीछा छोड़ क्यों नहीं देता। वो मुठ्ठियां भींचता हुआ गेट की जानिब चला गया तो वो कुर्सी से पुष्ट टिकाती हुई पलके मूंद गई थी। आपू, ये आपको पूछ रहे हैं। जरा देर बाद ही आजम की आवाज आई तो वो आंखें खोलती हुई सीधी हो बैठी। कोई अजनबी शख्स आजम के साथ ही खड़ा था। जी? वो कदरे हैरान सी खड़ी हो गई थी। नगीन आप ही हैं? वो पूछने लगा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। मुझे मिस्टर खान ने भेजा है, आने वाला बोला तो पास खड़े आजम के लब सख्ती से भींच गए। और कबल इसके कि वो कोई जारहाना इक़दाम करता उसे तनबीही नजरों से घूरती हुई आने वाले से कहने लगी थी। जी कहिए, क्या काम है? ये सर ने भेजा है, उसने कहते हुए अपना ब्रीफकेस खोलकर नोटों की कई गड्डियां निकाली थी। उन्होंने कहा है इस रकम से घर के अखराजात पूरे किए जाएं, मुलाजमीन की तनख्वाहें दी जाएं, बाकी आपके और आजम के अकाउंट में उन्होंने रकम जमा कर दी है। ये कम हो तो आप अकाउंट से निकलवा लें। अब आप इस पेपर पर साइन कर दें ताकि मैं मिस्टर खान को प्रूफ दे सकूं कि ये रकम आप तक पहुंचा दी गई है। उसने बात खत्म करके रकम समेत कागज और कलम भी उसकी तरफ बढ़ाया तो वो आजम को देखने लगी जो लब बेचकर अंदर की जानिब मुड़ गया था। तब वो तवील सांस लेकर पेपर्स पर साइन करने लगी थी। पापा से थैंक्स कहिएगा। कागज और कलम उसे लौटाते हुए वो बोली तो वो इस बात में सर हिलाकर चला गया और वो नोटों के बंडल लेकर अंदर आई तो आजम को फोन पर बिजी पाया। आज जो भी आपने हमें दिया है वो हक है हमारा, लेकिन हम इसे कर्ज समझकर कबूल कर रहे हैं। वो यकीनन पापा से मुखातिब था। याद रखिएगा, मम्मा की डेथ वाले दिन से आइंदा चंद मजीद बरसों तक एक एक पैसे का हिसाब रखूंगा मैं, और खुद कफील होते ही आपकी सारी रकम सूद समेत न लौटाई तो मैं अपनी मम्मा का बेटा नहीं। याद रखिएगा उसे इसे। वो बहुत गजबनाकी से कह रहा था और जब तक वो करीब आती वो रिसीवर पटक चुका था। आजम, ऐसा क्यों कह रहे हो? पापा ने जो भी दिया है वो हमारा हक है और उनका फर्ज। वो धीरे से बोली थी। नहीं चाहिए ऐसा हक जो मम्मा की जान लेकर अदा किया जाए। आजम तैश के मारे बेहाल था। आजम प्लीज, प्लीज भाई मत इतना गुस्सा किया करो। आओ यहाँ बैठो मेरे पास। वो रकम टेबल पर रखकर उसका बाजू थाम कर उसे सोफे पर बैठाती हुई खुद उसके बाजू में बैठ गई थी। आपू, मैं क्या करूं, क्या करूं? देख लेना, मैं किसी दिन मार डालूंगा इस शख्स को। आदम ने जैसे बेहद थक कर उसके शाने पर सर टिकाया तो वो कुछ कहने के बजाय उसका सर सहलाने लगी थी। उसका एमबीए मुकम्मल होने में अभी 4 माह बाकी थे और वो अभी से अखबारों में ज़रूरत है कि कॉलम्स देखने लगी थी। हालांकि पापा उसे अपने साथ बिजनेस में शरीक करना चाहते थे, लेकिन वो पहले की बात थी जबकि मम्मा हयात थी और पापा अक्सर कहते थे हमारी नगीन एमबीए करेगी और बिजनेस में हमारा साथ देगी। पापा कहते थे और वो बहुत खुशी से उनके हाँ में हाँ मिलाती थी, मगर अब हालात बदल चुके थे और वो संजीदगी से पढ़ाई करने के साथ साथ जॉब की तलाश भी जारी रखे हुए थी। दिन गुजरते जा रहे थे। पापा हर हफ्ते अपने किसी वर्कर के हाथ खास रकम भिजवा दिया करते थे। उन्हें अपने अकाउंट से निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। आजम भी कदरे मुतमईन सा अपनी स्टडी में मसरूफ था। सबीन भी मैट्रिक के इम्तिहान की तैयारियों में थी और अरफी तो इस बात पर बहुत मगन था कि पप्पा रोज स्कूल में उससे मिलने आते थे, कार में बिठाकर उसका होमवर्क कराते थे, उसकी छोटी बड़ी फरमाइशें पूरी करते थे और वो चुपके चुपके नगीन को बताता रहता था। पप्पा ने आज ये कहा, पप्पा से आज मैंने ये मांगा, पप्पा ने प्रॉमिस किया है इस संडे वो मुझे वाटर किंगडम ले जाएंगे। और जब वो कभी आरफी से ऐसी कोई बात सुनती तो उसे हाजिक की मदद लेनी पड़ती थी। वो अल्फी को सैर के बहाने अपने साथ ले जाने का कहकर उसे पप्पा के पास छोड़ देता था और वापस भी ले आता था। इस तरह की आज़म और सबीन को खबर भी ना होती थी और वो दिल ही दिल में उसकी ममनून होती रहती। ज़बान से इज़हार नहीं करती थी कि वो शुक्रिया का बुरा मान जाता था। एक तरह से वो बहुत मुतमईन हो गई थी, मगर उस वक़्त उसे सारा इत्मीनान रुखसत होता महसूस हुआ जब एक रोज़ आज़म उससे कहने लगा था, "क्या बात है आपू? अल्फी बहुत मगन हो गया है आजकल। मम्मा को भी याद नहीं करता है और ना ही पापा का कोई ज़िक्र होता है। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि अरफी मगन रहे?" वो संभल कर बैठती हुई पूछने लगी। नहीं, ये बात नहीं है आपू, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ, बल्कि हैरान हूँ कि वो इतना मगन सा क्यों है कि मम्मा को भी याद नहीं करता। कहीं आप उसे पप्पा से मिला तो नहीं रही? आजम ने पूछा तो वो एक तवील सांस लेकर कहने लगी, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि आप ही को हमदर्दी है उस शख्स से। आप ही चाहती थी कि अरफी को उससे मिलने दिया जाए, तो कुछ गलत नहीं कहती थी। और अगर आरफी उनसे मिलता भी है तो क्या हुआ, आखिर वो हमारे पप्पा हैं। पप्पा हैं। आजम ने लब भींच लिए तो वो कहने लगी, इतना गुस्सा और नफरत ठीक नहीं है आजम। एक बात मैं तुम्हें बता ही दूं कि पापा रोज स्कूल में आरफी से मिलते हैं, उसका होमवर्क भी वही कराते हैं।
अरफी रोज 1 घंटा पहले स्कूल चला जाता है ताकि पापा से मिल सके। कब से चल रहा है ये सब? आप मुझे आज बता रही हैं? आज़म का गुस्सा बढ़ने लगा था। जिस दिन से अरफी ने दोबारा स्कूल जाना शुरू किया था, वो दानिस्तान ये बात छुपा गई कि वो खुद भी पापा से मिली थी। उस दिन पापा उससे मिलने आए थे। स्कूल से वापस आकर अरफी ने मुझे बताया था और मैंने उसे मना कर दिया था कि वो तुम्हें और सबीन को ना बताए कि वो पापा से मिलता है। क्यों? क्यों मगर? आज़म का बस नहीं चल रहा था कि क्या कर डाले। मुठ्ठियां भींचकर सोफे के हत्थे पर बरसाने लगा था। आपने अरफी को मना क्यों नहीं किया? मैं क्यों मना करूं? और तुम्हें भी इसलिए नहीं बताया कि तुम भी उसे मत रोको। उसे जरूरत है पापा की, उनकी मोहब्बत की। मोहब्बत। वो और भी तैश में आ गया। इतनी ही मोहब्बती तो छोड़ कर क्यों गए हमें? वो वापस आए थे आज़म, मगर तुमने उन्हें आने नहीं दिया और दूँगा भी नहीं। अरफ़ी, अरफ़ी, वो गज़बनाक होकर अरफ़ी को आवाज़ें देने लगा था। क्या हुआ भैया? अरफ़ी फ़ौरन भागा आया था और इससे पहले कि वो अरफ़ी को कुछ कहता, वो एकदम ही खड़ी हो गई। खबरदार आज़म, तुम अरफ़ी से कोई बाज़-परस नहीं करोगे वरना मैं कुछ कर गुज़रूँगी। वो बुरी तरह चिल्लाई थी और अरफ़ी सहम कर सोफ़े के पीछे दुबक गया था। आपू, आपू, आज़म एकदम ही सारा गुस्सा भूलकर उसकी जानिब लपका था, जो चीखने के बाद रोने लगी थी। उसे जीने दो आज़म, चैन से जीने दो इसे। तुम्हें और मुझे ना हो पापा की ज़रूरत, मगर अरफ़ी को है आज़म, प्लीज़, प्लीज़ आपू, आपू रोएँ नहीं प्लीज़, मैं अरफ़ी को मना नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ़ पूछना चाह रहा था, आप नहीं चाहती तो नहीं पूछता कुछ। आप प्लीज़ रोया ना करें। तुम ही रुलाते हो आज़म, मुझे डर लगने लगा है तुम्हारी इस नफ़रत से। वो सिसकी, सारे दरवाज़े बंद मत करो आज़म, एक दरीचा तो खुला रहने दो। वो इंसान ही है, गलतियाँ कर सकते हैं। हम में ज़र्फ़ होना चाहिए माफ़ कर देने का। वही तो मेरे पास नहीं है आपू, वो धीमे से लहजे में कहकर उसके आंसू पोंछने लगा तो सहमा हुआ आरफी भी उसके पास आ गया। आपू को क्या हुआ? वो आज़म से पूछ रहा था। कुछ नहीं, जाओ तुम खेलो। आज़म ने उसके सर पर हाथ फेरा। आपने बुलाया था ना? हाँ, बुलाया तो था। तो बताइए ना क्या काम है? डांटना है तुम्हें? डांटूं? वो बेसाख्ता मुस्कुराहट छुपाकर पूछने लगा। डांट कर बताएं, मैं हाजिक भाई से कह दूंगा, फिर वो डांटेंगे आपको। अरफी कहता हुआ उसे जबान दिखाकर भाग गया था और तब वो उसके शानों पर हाथ रखता हुआ कहने लगा, आपू आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप रोई, रहने दो अब। वो मुस्कुरा दी। मैं हाजिक भाई की तरफ जा रहा हूँ, बहुत दिनों से वो आए नहीं। आप चलेंगी? वो कहकर पूछने लगा। नहीं, सबीन को ले जाओ, वो बोली। सबीन बहुत दिमाग चाटती है, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। वो हंसता हुआ चला गया था और जब काफी देर बाद वापस आया तो काफी गुस्से में था। मुसलसल बड़बड़ाता हुआ लाउंज में टहल रहा था और वो किसी काम से इधर आई तो उसके तेवर देखकर उसके पास आ रुकी थी। आज़म क्या हुआ? तुम तो हाजिक की तरफ गए थे ना? वो पूछने लगी। गया था। आज़म सर झटक कर कहने लगा। गया तो पता चला कि 4 दिन से बीमार पड़े हैं। इतना कहा मैंने कि मेरे साथ घर चले, मगर माने नहीं। मुझे गुस्सा आ गया तो मैं उठकर चला आया। क्या हुआ है उन्हें? उसके सवाल में बेकरारी आज़म ने साफ महसूस की थी। टाइफाइड। ओह! दवाएँ ले रहे हैं? या पता नहीं, मैंने पूछा नहीं। हैं? वो हैरान हुई। कहा ना कि गुस्सा आ गया था उनके मुसलसल ना करने से। बस फिर मैंने कुछ पूछा ही नहीं, उठकर चला आया। अब आप अरफी को लेकर जाएँ और उन्हें यहाँ लेकर आएँ। मैं सबीन से कहकर कमरा ठीक कराता हूँ उनके लिए। मेरी तो वो और नहीं सुनेंगे। आज़म तुम ही ला सकते थे। आपकी सुनेंगे क्योंकि वो आपकी बात नहीं टालते। मैं महसूस करता हूँ आपू, वो पसंद करते हैं आपको। आखिरी जुमले पर आज़म मुस्कुराया था। अच्छा, वो धीरे से हँसी थी। आप ना माने आपू, मैंने जो महसूस किया कह दिया। खैर, आप अरफी को लेकर जाएँ और उन्हें लेकर आएँ। अरफी के साथ जाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि वो अरफी की बात भी इग्नोर नहीं करते हैं। फिर भी वो ना आए तो कह देना कि हम ज़िंदगी भर उनसे बात नहीं करेंगे। वो बोला तो वो अरफी को आवाज़ें देती हुई वहाँ से चली गई थी। और जब अरफी के साथ वो उसके घर में पहुँची तो उसे वाक़ई बीमार नज़र आया, काफ़ी कमज़ोर और कुम्हलाया हुआ सा था। कमरा कौन-सा है आपका? वो दरवाज़ा खोलकर पीछे हटा, तो वो पूछती हुई अंदर दाखिल हो गई थी। वो मगर क्यों? वो एक जानिब इशारा करके दरवाज़ा बंद करते हुए काफ़ी हैरान था कि ना सलाम, ना कोई और बात। आते साथ कमरे का सवाल, आपके कपड़े लेने हैं, आप हमारे साथ हमारे घर चल रहे हैं। वो कहती हुई उसके बताए हुए कमरे में दाखिल हो गई थी। लेकिन क्यों? किस लिए? वो पूछता हुआ उसके पीछे आया था, लेकिन चक्करों के बायस खड़ा न रह सका। तो जल्दी से बेड पर बैठ गया। आप बीमार हैं और अकेले पड़े हैं, पता नहीं दवाएँ ले भी रहे हैं या नहीं। वो उसके कपड़ों की अलमारी खोलती हुई बोली थी। बीमार तो मैं पहले भी होता था और पहले हमें खबर नहीं होती थी और ना ही हमारा इतना राब्ता था आपस में। अब है तो हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। क्यों अरफी? ठीक कहा ना मैंने? वो अरफी से पूछती हुई अलमारी से कपड़े निकाल-निकाल कर छोटे से सफरी बैग में रखने लगी थी, जो उसे अलमारी में ही मिल गया था। हाँ, फिर क्या? अरफी सर हिलाकर उसके बेड पर चढ़ गया, फिर उसकी पेशानी छूते हुए कहने लगा, भाईजान आपको तो बुखार है थोड़ा-थोड़ा। हाँ, है तो सही, वो मुस्कुरा दिया। सर भी दुखता होगा ना? पता है आपको बुखार आता है तो सर भी दुखता है। आपका भी दुखता होगा ना भाईजान? मैं दबा देता हूँ।
अभी अच्छा हो जाएगा, अर्फी कहता हुआ उसका सर दबाने लगा था। नहीं यार तुम बैठो। वो अर्फी के इतने खुलूस पर मुस्कुरा उठा था। और अपनी आपू से भी कहो कि बैठ जाए, मैं ठीक हूँ और कहीं नहीं जा रहा हूँ। आप ठीक नहीं है और हमारे साथ जा रहे हैं, वो बोली थी। और उसी पल कॉल बेल भी बजने लगी थी। आप बैठे रहे, मैं देखती हूँ। वो उठने लगा तो वो मना करती हुई दरवाजा खोलने चली गई थी। जी। दरवाजा खुला तो अजनबी सूरत नजर आई। तो वो सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। जी हाजिर, मैं उसका दोस्त असद। आने वाले ने तारुफ दिया। जी आइए आप। उसने कहकर अंदर आने का रास्ता दिया। आप? वो अंदर आता हुआ पूछने लगा। मैं नगीन हूँ, वो कहकर दरवाजा बंद करके असद के साथ ही हाजिर के कमरे में आई थी। ये चौथा दिन है रफर, कब बिस्तर छोड़ेगा तू? असद उसके पास बैठकर बोला था। दवाएं नहीं ले रहे हैं शायद, अकेले पड़े मनमानी करते रहते हैं। मैं लेने आई हूँ मगर चलने को तैयार नहीं है, आप समझाएं प्लीज। वो असद से कहने लगी। आप बात करें तब तक मैं चाय लाती हूँ। वो कहती हुई दरवाजे की जानिब बढ़ गई तो असद उसकी तरफ झुकता हुआ पूछने लगा। तो ये है तुम्हारी नगीन, क्यों? और वो जो कमरे से निकल चुकी थी हाजिर का जवाब सुनने की खातिर रुक गई थी। हाँ है तो यही, वो गालिबन मुस्कुराया था। कहा तुमने इसे? नहीं यार, अजीब आदमी हो, बस अपनी तरफ से फर्ज कर बैठे हो कि वो तुम्हारे साथ गुजारा नहीं कर सकेगी। अरे मैं कहता हूँ बात तो करो उससे, ये जरूरी नहीं कि वो इनकार ही करे। नहीं यार, हौसला नहीं है मुझ में। मामू तो कभी नहीं मानेंगे कि मैं बहुत कमतर हूँ उनकी नजरों में। उनकी बेटी को वो सारी आसाइशें नहीं दे सकता जिनकी वो आदी है। तो फिर चाहा क्यों था उसे डफर आदमी? यार मोहब्बत अगर हस्ब नस्ब देख कर की जाती तो मैं भी ऐसा ही करता। क्यों करता? इसकी तमन्ना जो मुझे कभी नहीं मिलेगी। तुम्हें इससे कहना चाहिए यार, मामू की बात बाद में आती है, पहले उसे तो कहो। यार डरता हूँ अगर इसी ने इनकार कर दिया तो। वो कह रहा था और मजीद कुछ और सुने बगैर किचन में आ गई थी। तो हाजिक, मेरा अंदाजा दुरुस्त था, वो लड़की मैं ही हूँ, मगर मेरे पास ऐसी कौन सी आसाइशें हैं जिन्हें मैं छोड़ ना सकूं और जो तुम मुझे दे ना सको। वो सोचों में गुम चाय बनाने लगी थी। ये आपके साथ जा रहा है। और जब उसने चाय का कप असद को दिया तो वो कहने लगा। मैं कहीं नहीं जा रहा। वो फौरन बोला। ठीक है फिर हम जिंदगी भर आपसे बात नहीं करेंगे। उसने आज़म की धमकी का इस्तेमाल कर डाला था। और मैं भी, हाँ। अर्फी भी फौरन बोला था। नगीन आप बात समझें। मैं मुझे कुछ नहीं समझना। अर्फी ये चाबी लो और जाकर कार का लॉक खोलो, मैं इन्हें लेकर आती हूँ। उसने कार की चाबियां आरवी को दी और खुद उसका कपड़ों से भरा बैग लेकर चल पड़ी। चल अब उठना। असद ने चाय का खाली कप जल्दी से रखा और हाजिर को जबरदस्ती बेड से उतारने लगा। वो ना ना ही करता रह गया, मगर वो उसे खींच कर घर से निकालकर सड़क तक ले ही आया था जहां उसकी कार खड़ी थी। थैंक्स, आप बर वक्त आए, वरना ये मेरी नहीं सुनते। और जब वो हाजिर का घर लॉक करने के बाद कार तक आई तो असद से कहने लगी। इसे तो आप ही की सुनना होगी हमेशा। असद मुस्कुराया था। आपको कहाँ जाना है? चले मैं ड्रॉप कर दूंगी। वो बोली। थैंक्स, मैं यहीं रहता हूँ दूसरी गली में, आप इसे ही लेकर जाएं अपना समझकर। आखिरी अल्फाज उसने शोखी से अदा किए थे। हाजिर ने घूरा था जबकि वो मुस्कुराहट छुपाती हुई कार का फ्रंट डोर खोलने लगी थी। मुझे पता था भाई, आपके साथ जरूर आएंगे। आजम पोर्च में ही खड़ा था और जब उसने कार रोकी तो पिछला दरवाजा खोलता हुआ कहने लगा था। आइए भाईजान, सबीन ने आपके लिए कमरा सेट कर दिया है और मैंने डॉक्टर को फोन। यार अच्छी जबरदस्ती है, हाँ। वो कार से उतरते हुए कदरे खफत से मुस्कुराया था। हाँ, जो हमें अच्छे लगते हैं हम उनको उनके साथ ऐसी ही जबरदस्ती करते हैं। सबीन भी आ गई थी। चलिए अब मजे से लेटे रहिए, डॉक्टर से 10-12 इंजेक्शन लगवाइए और एक दिन में अच्छे हो जाइए, समझ गए? वो चारों ही उसे कमरे तक ले आए थे। यार तुम मेरी अम्मा क्यों बन जाती हो? वो बेड पर बैठता हुआ हंस दिया था। इसलिए कि अम्मा बने बगैर आपसे बात नहीं मनवाई जा सकती। जवाबन सबीन हंसती हुई चली गई तो वो नगीन को देखने लगा जो वार्डरोब में उसके कपड़े रख रही थी। आप क्या मेरे सारे कपड़े ले आई हैं? वो पूछने लगा। हाँ तकरीबन, वो अपने काम में मसरूफ बोली। लेकिन क्यों? क्योंकि आपको टाइफाइड है, यानी 15-20 दिन की छुट्टी समझे भाईजान, आजम बोला। ओह नो यार, इतने दिन तो मैं कभी बीमार नहीं रहा। वो जैसे कराह कर लेट गया था। अब रहे हों या नहीं ये तो तय है कि हम आपको 20 दिन से पहले यहाँ से जाने नहीं देंगे। चलें ये सूप पी लें, अभी बनाया है मैंने। सबीन कहती हुई सूप ले आई थी उसके लिए। फिर एक एक करके 3 दिन गुजर गए थे और चौथे दिन वो अपने घर जाने के लिए बिल्कुल तैयार था, मगर वो चारों किसी तौर उसे जाने नहीं देना चाहते थे। मैं बेहतर फील कर रहा हूँ आजम, इसीलिए जा रहा हूँ। कल से ऑफिस भी ज्वाइन कर लूंगा। वो कहने लगा। ओके, जाएं, मगर वादा करें कि हम
कि हर रोज हमसे मिलेंगे और रात का खाना हमारे साथ ही खाया करेंगे। आजम ने शर्त रख दी। हर रोज का तो वादा नहीं कर सकता, मगर कभी कभी वो मुस्कुराया था। एक तो आप जिद्दी बहुत हैं आजिक भाई। आजम चिढ़ गया। तुमसे कम। वो मुस्कुराता हुआ अपने कपड़ों का बैग उठाकर चल दिया तो वो चारों भी उसके पीछे चल पड़े। भाई मैं गाड़ी निकालता हूँ, आजम बोला, मगर उसने मना कर दिया। नहीं यार, मैं पैदल जाऊंगा। पड़े पड़े बोर हो गया हूँ। यूं भी तो तुम सबने काफी से ज्यादा तो आराम करवाया है मुझे। ओके सबीन, अरफी, बेटे फिर आऊंगा। उसने मुस्कुराते हुए झुककर अरफी के रुखसार चूमे थे। सबीन के सर पर हाथ फेरा था और खामोश खड़ी नगीन पर एक गहरी सी नजर डालता हुआ चला गया था। और उसके जाने के दूसरे दिन ही अचानक बड़ी मम्मा आ गई। उस वक्त वो चारों लाउंज में बैठे कैरम खेल रहे थे। वो आई तो हैरानी से उन्हें देखने लगे कि मम्मा की डेथ के बाद वो पहली बार आई थी, पूरे 3 माह गुजर जाने के बाद। आए बड़ी मम्मा, बैठे ना। सबसे पहले नगीन ही हैरत हैरत परे करके इनकी पजराई को बढ़ी थी। बड़ा मेलजोल बढ़ गया है तुम लोगों का हाजिक के साथ। वो बैठते ही कहने लगी। हाँ तो उनका लहजा आजम का पारा ऊपर ले गया था। क्या जरूरत है उस जैसे छोटे लोगों से मिलने जुलने की। अरे ये लोग तो बस मौके की तलाश में होते हैं कि कब मिले। और ये बड़ी मम्मा प्लीज, नगीन एकदम ही टोक कर बोल पड़ी थी। आप हाजिक को जैसा चाहें समझे, मगर वो हमारे लिए मोहतरम है। इसलिए नहीं कि हमारी फुप्पू के बेटे हैं, बल्कि इसलिए कि मुश्किल वक्त में उन्होंने ही हमारा साथ दिया, हमारे दुख शेयर किए। वो हमारे सबसे ज्यादा अपने हैं, आपसे भी ज्यादा। माफ फरमाइएगा बड़ी मम्मा, आप कितनी बार आई मम्मा के बाद हमारी खबरगिरी करने। आज आई भी तो हमारा हाल पूछने के बजाय ये समझाने लगी कि हमें किससे मिलना चाहिए और किससे नहीं। माफ फरमाइएगा बड़ी मम्मा, हम जिसे अपना समझेंगे उससे जरूर मिलेंगे। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हाजिर कैसे हैं, क्योंकि आपसे बेहतर हम उन्हें जानते हैं। वो चुप हुई तो बड़ी मम्मा तनतना कर खड़ी हो गई। मैं तो समझाने आई थी और तुम मुझ पर ही चढ़ चढ़ दौड़ी। कम नहीं हो अपनी माँ से, तौबा तौबा। वो बकती जगती चली गई थी। वाह अपू, क्या डेयरिंग दिखाई है आपने। मान गए कसम से। आजम और सबीन हंसते हुए उसके साथ आ लगे थे। वो जवाब दिया है कि आइंदा यहाँ का रुख ही नहीं करेंगी। अच्छा है ना करें, वो बोली। खामखा इंतजार बर्पा करती हैं, कितना जेलस रहती हैं हमारी मम्मा से और हमसे भी। मैं तो हैरान हूँ आपू कि आप इतना बोल कैसे गई। वो भी उनके सामने। सबीन कहने लगी। बस आ गया गुस्सा, बोल गई सब। अपने जैसा सबको समझती हैं, खुद हरीस हैं तो हाजिक को भी ऐसा ही समझती हैं। वो बोली तो आजम और सबीन एक दूसरे को देखते हुए मानी फैजी से सर हिलाकर मुस्कुराए थे। जॉब की तलाश में तो वो बहुत दिनों से सरगिर्दा थी, लेकिन अभी तक कहीं मिली नहीं थी। और आज उसका एमबीए का रिजल्ट भी आ गया था। रिजल्ट तो फर्स्ट क्लास था, मगर उसकी आंखें नम थी। वो सारी बातें उसे याद आने लगी थी जो पप्पा उसके ताल्लुक से मम्मा से करते थे। मम्मा तो अब नहीं थी और वो खुद को पप्पा तक जाने से रोक ना सकी थी। नगीन बेटे आप यहाँ। अरबाज अली उसे अपने केबिन में अपने सामने पाकर हैरत और मुसरत के मिले जुले एहसास के साथ अपनी कुर्सी से उठे थे। सब ठीक है बेटे, उसके पास आकर वो पूछने लगे। तब उसने कुछ कहने के बजाय अपने मार्कशीट उनकी तरफ बढ़ा दी थी। ओह यस, मैं कहता था ना कि मेरी बेटी एमबीए में शानदार कामयाबी हासिल करेगी। मार्कशीट देखते हुए उन्होंने उसे खुद से लगा लिया था। बहुत मुबारक हो बेटे, उसका सर थपकते हुए वो कह रहे थे। थैंक्स पप्पा। वो मुस्कुरा भी नहीं सकी। जब ही तो वो पूछने लगे। खुश नहीं हो बेटा। हूँ पप्पा, लेकिन मम्मा होती तो कहते कहते वो रो दी थी और अरबाज अली एक लफ्ज ना कह पाए, बस उसे रोता देखते रहे। मैं आपके पास आना नहीं चाहती थी, मगर मम्मा याद आ गई तो मुझे आना पड़ा। अगर वो होती तो मुझे जरूर भेजती आपके पास, कि उन्हें तो आपसे कभी कोई शिकवा ना रहा था पप्पा। फिर भी मैं इतने बेशुमार दुख दे गया उसे। उसके आंखों से आंसू साफ करते हुए वो धीमे लहजे में बोले थे। काश कि कदम ना बैठते। मैं आज बहुत खुश होता अपने बच्चों के साथ, लेकिन सारी खुशियां मैंने खुद ही आराम कर ली खुद पर। खैर तुम बताओ बेटे, क्या तोहफा लोगी अपनी कामयाबी का। मुझे मेरे पापा चाहिए, वही पहले वाले। दे सकेंगे आप। पापा तुम्हारे ही तो हैं बेटे। उन्होंने जैसे तड़प कर उसे खुद से लगाया था। आगे क्या सोचा है बेटे, वो पूछ रहे थे। जॉब करूंगी। जॉब क्यों बेटा, ये ऑफिस और कंपनी तुम्हारी ही तो है। अब मुझ अकेले से नहीं संभलती। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी। सोचूंगी पापा। उसने तवील सांस ली थी। इसमें सोचना क्या है बेटे, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। या फिर तुमने भी फैसला कर लिया है कि अपने पापा को तनहा छोड़ दोगी। आप तनहा कहाँ हैं पप्पा, दूसरा साथी भी तो है आपका। वो दूसरी बीवी ना कह सकी थी। मुझे तुम्हारी जरूरत है बेटा, तुम सबकी जरूरत है। कितनी ही देर चुप रहने के बाद वो बोले थे। मैं कोशिश करूंगी पापा। आजम को मनाना बहुत मुश्किल है। वो मान गया तो मैं आपकी कंपनी जरूर ज्वाइन करूंगी। एक बार मुझे आजम से मिलवा दो बेटे, मैं मना लूंगा। वो आपसे मिलना ही नहीं चाहता और इस सिलसिले में मेरी कोई बात सुनता भी नहीं है। आप उसके कॉलेज जाकर उससे मिलने पापा। कई बार जा चुका हूँ बेटे, मगर वो मेरे साथ ठहरता तक नहीं है।
कोई बात सुनना तो दूर की बात है, वो कहते हुए उसे खासे बेबस लगे थे और तब वो कुछ कहने के बजाय जाने के लिए उठ गई थी। मैं तुम्हारी दोबारा आमद का इंतजार करूंगा। वो बोले तो वो इस बात में सर हिलाकर खुदा हाफिज कहती हुई चली गई थी। आपू क्या रहा रिजल्ट? वो जो ही घर में दाखिल हुई आदम लपक कर उस तक आया था। उसने कुछ कहने के बजाय मार्कशीट उसे थमा दी थी। वाह, रिजल्ट देखते ही वो उसके बाजू में बैठ गया था। क्या शानदार मार्क्स लिए हैं आपू। जी खुश हो गया। आजम, मैं पापा से मिलकर आ रही हूँ। वो बोली। क्या? वो फौरन ही बिका। आजम प्लीज धीरज से मेरी बात सुनो। वो मिन्नत से बोली। आप क्यों गई वहां उस औरत के घर जो हमसे हमारा सब कुछ छीन लेने के बायस बनी? मैं पापा के ऑफिस गई थी आजम। उनका घर मुझे नहीं मालूम, फिर भी आप गई क्यों? रिजल्ट बताने। और फिर मम्मा भी बहुत याद आ रही थी इसलिए। वो महज लब बीच कर रह गया। पापा कह रहे थे मैं उनकी कंपनी ज्वाइन करूं। वो धीमे से लहजे में बोली। आपने क्या कहा? मैंने कहा तुमसे पूछ कर बताऊंगी। अगर मैं मना करूं तो मान लेंगी? हाँ, उसने सर हिला दिया। मैं नहीं मना करूंगा आपू, आप ज्वाइन कर ले। वो बोला तो वो हैरत से उसे देखने लगी। इस तरह क्यों देख रही हैं? यकीन नहीं आया आजम की ये तुम कह रहे हो? यकीन कर ले, मैं ही कह रहा हूँ। वो मुस्कुराया था। वैसे भी कहीं ना कहीं जॉब तो करनी ही है आपको। उनकी कंपनी में रहेंगी तो सेफ रहेंगी। और फिर चंद बरस की बात है, जैसे ही मैं डॉक्टर बना आपकी शादी कर दूंगा, बल्कि अभी कर दूं आपू। लेकिन अर्फी का मसला है ना, आप जिस तरह उसका ख्याल रखती हैं सभी नहीं रख सकेगी। अच्छा जी, तो इतनी प्लानिंग है आपकी? उसे हंसी आ गई। अब ये भी बता दो कि किससे शादी करोगे मेरी? हाजिक भाई है ना? वो बोला तो एकदम ही उसकी हंसी रुक गई। क्यों, क्या हुआ? उसके यूं चुप होने पर वो पूछने लगा। तुम्हें यकीन है कि वो मुझसे शादी करने पर राजी होंगे? हाँ, यकीन है, ईमान की हद तक। पता है आपको, उनकी आंखों में आपके लिए मैंने मोहब्बत ही मोहब्बत देखी है। एहतराम ही एहतराम पाया है। क्या आपने कभी महसूस नहीं किया? महसूस तो बारहा किया है आजम। वो मुस्कुरा दी। मुझे यकीन है आपू, आप बहुत खुश रहेंगी उनके साथ। यकीन तो मुझे भी है आजम, लेकिन वो नहीं समझते। मैं समझा दूंगा उन्हें। अभी कुछ मत कहना, समझे? हाँ, वक्त आने पर ही कहूंगा। आजम हंस दिया और तब वो उससे पूछने लगी। पापा तुम्हारे कॉलेज आते हैं? हाँ। फिर तुम उनसे मिलते क्यों नहीं? जी नहीं चाहता। और आपको प्लीज अब कुछ समझाने या कायल करने की कोशिश करने मत बैठ जाना। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। दैट्स फाइनल। वो कतियत से बोला था। आजम पापा बहुत पछता रहे हैं। वो बोली। अच्छा है, उम्र भर पछताएं, यही सजा है उनकी। वो कहता हुआ उसके पास से उठकर चला गया था। पता नहीं मैं कब इसे कायल कर पाऊंगी। वो सोचों में गुम वहीं बैठी रह गई थी। सारा मसला ही आजम का था। वो मान जाता तो सबीन खुद ब खुद राजी हो जाती। वो पापा से मिलता तो फिर सबीन भी इनकार नहीं करती, लेकिन वही तो नहीं मान रहा था जिसे वो मनाना चाहती थी। आजम ने एतराज नहीं किया था, इसलिए उसने पापा की कंपनी ज्वाइन कर ली थी और पापा बेहद खुश हुए थे उसके आ जाने से। फिर उनके साथ काम करते हुए 2 साल बीत गए थे और इन 2 सालों में आजम के रवैये में बस इतनी तब्दीली आई थी कि अब उसे अरफी को पापा तक पहुंचाने के लिए हाजिक की मदद नहीं लेनी पड़ती थी, बल्कि अब छुट्टी वाले रोज पापा खुद ही घर के गेट तक आ जाते थे और अरफी उनके साथ चला जाता था। पहले की बनिस्बत अब हाजिक की आमद भी कम हो गई थी, मगर वो जब भी आता आजम और सबीन खूब ही लड़ते थे उससे। उस रोज भी वो काफी दिनों के बाद आया था और आजम और सबीन उससे तकरार में मसरूफ थे। जब वो ऑफिस से लौटी थी और अपने कमरे का रुख कर रही थी, मगर हाजिर को देखकर लाउंज में ही आ गई थी। कब आए आप? वो पूछती हुई बैठ गई। शायद 15 मिनट पहले। और तब से ये दोनों मुसलसल मुझसे लड़ रहे हैं। वो बोला। क्यों ना लड़े, आप इतराने भी तो बहुत लगे हैं। वो जेरे लब मुस्कुराई थी। क्या मतलब? वो आजम को परे धकेल कर सीधा हो बैठा। मतलब ये कि आपू का भी यही कहना है कि आपने हमारे घर आना बहुत कम कर दिया है? सबीन बोली। यार, मसरूफियत बढ़ गई है, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? क्यों, क्या शादी कर ली है आपने? बाल बच्चों वाले हो गए हैं? आजम ने उसके बाजू पर घूंसा जड़ दिया। नहीं यार, ये मसरूफियत तो नहीं है, जवाबन उसने आजम के धप जमाई थी। दरअसल आजकल अपना जाती बिजनेस सेट करने में लगा हूँ, इसलिए। ओ रियली? बिल्कुल। वो इस बात में सर हिलाकर मुस्कुराया। यार, पहले मैं अपनी जॉब से बहुत मुतमईन था। मजीद की तमन्ना नहीं थी मुझे, लेकिन अब होने लगी है। सोचता हूँ बहुत ज्यादा नहीं, मगर इतनी दौलत तो जरूर कमाऊं कि वो मेरे साथ बहुत खुश रह सके। वो कौन भाई? हालांकि आजम और सबीन जानते थे, फिर भी अनजान बनकर पूछने लगे। वही जिसे पहले सिर्फ चाहा था मगर पाने की तमन्ना नहीं की थी, मगर अब मैं उसे पाना भी चाहता हूँ। जिसे पाने की तमन्ना आपने की है ना हाजिक, वो आपके छोटे से घर में भी बहुत खुश रह सकती थी। आप कहकर तो देखते कभी। वो जो देर से चुप थी, एकदम कहती हुई उठी थी और भागती हुई वहां से चली गई थी। और वो जो उसके इतने अचानक इजहार पर इतना हैरान था, अब उसके जाने पर परेशान होकर आजम और सबीन की शक्लें तकने लगा था। आपने नाराज कर दिया हमारी आपू को, सबीन बोली। भाई, आप हमारी आपू पर इतना एतबार भी नहीं कर सके? कभी कहकर तो देखते हैं उनसे कि वो आपके साथ खुश रह सकती हैं या नहीं, आजम कह रहा था।
बात एतबार की नहीं थी आज़म। वो तवील सांस लेकर कहने लगा, मैं डरता था, बल्कि मुझे खुद पर यकीन नहीं था कि मैं उसे खुश रख सकूंगा, इसलिए मैंने उससे कभी कुछ नहीं कहा। और आज कहा भी तो इस तरह कि वो नाराज हो गई। आज भी नहीं कहा मैंने, वो समझ जाएगी, मुझे अंदाजा नहीं था। हाजिक भाई, आप जबान से बेशक कुछ ना कहें, मगर आपकी आंखें सब कह देती हैं। जब हम समझ गए थे तो वो क्यों ना समझती। आजम मुस्कुराया था। अब जाकर मनाइए, वो यकीनन नाराज हो गई हैं और रो रही होंगी। अपने कमरे में घुसकर सबीन बोली, मगर मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं यार। वो बेचारगी से बोला तो दोनों की हंसी छूट गई। आपने दौलत का हवाला दिया था, इसलिए वो खफा हो गई। सबीन कहने लगी, अब उठिए ना, मनाइए जाकर उन्हें। आजम ने कहते हुए बाजू थाम कर उसे खड़ा कर दिया। यार मैंने ऐसा तो नहीं चाहता। खैर, वो शाना उचकाकर उसके कमरे की जानिब चल दिया था और जब अंदर दाखिल हुआ तो बकौल सबीन वो उसे रोती हुई ही मिली। बेड पर घुटनों में सर दिए बैठी थी। उसने खंगार कर मुतवज्जो किया, मगर उसने सर ना उठाया तो वो उसके सामने बैठ गया। नगीन प्लीज, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा कि आप। वो धीरे से मुखातिब हुआ था। आपने समझा क्या है मुझे? वो सर उठाकर रोती हुई कहने लगी थी, क्या है ऐसा मेरे पास कि जिसे छोड़कर मैं आपके छोटे से घर में खुश ना रहती? कौन से खजाना मिल्कियत है मेरे जो आप ये समझते रहे कि मैं आपके साथ खुश नहीं रह सकती? क्यों सोचा आपने मेरे बारे में ऐसा? यार बस गलती हो गई, माफ नहीं करोगी? वो खफत से मुस्कुराया था। आपको पता है मैं ज्यादा देर किसी से नाराज नहीं रह सकती और आपसे तो कतई नहीं। फिर क्या है ये? उसने मुस्कुराते हुए उसके आंसू पोंछे थे। गुस्सा आ गया था। यूँ रोता-धोता हुआ? हाँ, जब बहुत गुस्सा आता है तो मैं रोती भी हूँ। असल में मुझे मामू का ख़्याल था। उनका रवैया मेरे साथ ठीक नहीं था। मैं डरता था कि महज़ एक जॉब होल्डर होकर मैं उनसे तुम्हें माँगूँगा तो वे इनकार कर देंगे। इसलिए मैंने बड़ी फ़िक्र है मामू की, जिसके साथ ज़िंदगी गुज़ारनी है उससे तो कभी कुछ पूछते? वो बात काट कर मुस्कुराई थी। अब पूछ रहा हूँ ना, अब मुझे कुछ कहना भी नहीं है। क्यों? मैं आपके छोटे से घर में भी बहुत खुश रह सकती थी हाज़िर। हाँ, मगर मैं मुतमईन नहीं हो सकता था ना। हमेशा मुझे ये ख़्याल सताता रहता कि मैं आपको वो आज़ाइशें नहीं दे पा रहा हूँ, जिनकी आप आदी हैं। मैं किसी मादी शय की आदी नहीं हूँ आज़िक़। हाँ, मोहब्बतें बहुत मिली हैं मुझे, बस इन्हीं की आदी हूँ और आपसे भी वही चाहती हूँ। हाँ, पहले मैं सिर्फ़ मोहब्बतें ही दे सकता था नगीन, मगर अब बहुत कुछ दे सकता हूँ। वो धीरे से हँस दिया था। मुझे बस इतना चाहिए हाज़िक़ कि ज़िंदगी आसानी से गुज़र जाए। वो बोली तो हाज़िक़ ने बड़ी चाह से उसे देखा। वो नज़रें नीचे किए मुस्कुरा रही थी। तो कब बात करूँ मामू से? वो शौक़ी से पूछने लगा। अभी नहीं, अभी अरफ़ी को मेरी ज़रूरत है, वो बोली। जी नहीं, हम उसे सँभाल लेंगे। उसी वक़्त आज़म और सबीन कहते चले आए थे। तो तुम दोनों छुपकर बातें सुन रहे थे हमारी? हाज़िक़ ने मसनूई ख़फ़गी से घूरा। छुप कर क्यों सुनते? हम तो कमरे में ही मौजूद थे। आपने नहीं देखा तो हमारा क्या कसूर? आज़म मासूम सी शक्ल बनाकर बोला तो उसे हँसी आ गई। बस आप तैयारी करें भाई, हम अपनी आपू इसी महीने आपको सौंप देंगे। आज़म बहुत संजीदगी से मुखातिब हुआ था। इतनी जल्दी नहीं आज़म, पागल हुए हो? वो घबरा कर बोल पड़ी। कोई जल्दी-वल्दी नहीं है। क्यों भाई? आज़म उससे पूछने लगा। नहीं, मेरे ख़्याल से 1-2 साल मज़ीद रुक जाते हैं। वो बोला। लेकिन क्यों भाई? प्रॉब्लम क्या है? आज़म बहस करने लगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहने लगा, बस आरफ़ी ज़रा और बड़ा हो जाए। मुझे पता है आज़म, तुम और सबीन बहुत अच्छे से उसे सँभाल लोगे, मगर कोई बड़ा साथ हो तो आसानी होती है। हाँ, हमें पता है, आप आपू का ही साथ देंगे, सबीन ख़फ़गी से बोली। यकीनन, अब उन्हीं का तो साथ देना है मुझे उम्र भर। वो नगीन को देखते हुए मुस्कुराया तो वो सब भी मज़ीद कुछ कहने के बजाय मुस्कुराए थे। आज तीसरा दिन था और आज भी अरबाज़ अली ऑफिस नहीं आए थे। जब से वो यहाँ थी, ऐसा पहली बार हुआ था कि वो बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के गैर हाज़िर थे। जिस दिन उन्हें ऑफिस नहीं आना होता था, वो फ़ोन कर देते थे, मगर इस बार गुज़श्ता 2 दिनों से उसे उनकी कोई कॉल नहीं मिली थी। 3 दिन तक तो उसने किसी से कुछ ना पूछा, मगर जब चौथे दिन भी अरबाज़ अली नहीं आए, तो वो उनके पीए से पूछ बैठी, "पापा क्यों नहीं आ रहे इतने दिनों से?" "जी, वो बीमार हैं।" पीए बोला, "व्हाट?" और आप मुझे अब बता रहे हैं, वो भी मेरे पूछने पर वो बिगड़ गई। सॉरी मैम, मैं समझा था कि आपको मालूम होगा, वो बोला तो वो बस उसे देख कर रह गई। फिर कदरे तवक्कुफ से पूछने लगी, आपके पास पापा का एड्रेस है? जी हाँ, मुझे बताइए, मैं जाऊँगी उनके पास। वो बोली तो पीए ने कुछ कहने के बजाय मेज़ के दराज से छोटा-सा एड्रेस कार्ड निकाल कर उसे दे दिया। थैंक्स। वो कार्ड लेकर अपने केबिन में वापस आ गई और जब ऑफिस टाइम खत्म हुआ तो वो पापा से मिलने चल दी। आज देखूंगी कैसी है वो औरत जिसकी खातिर पापा ने मम्मा को छोड़ दिया। वो सोचती हुई उनके फ्लैट के सामने खड़ी डोरबेल का बटन दबा रही थी। जी, नाउम्र से लड़के ने दरवाजा खोला था। हुलिया हुलिये से मुलाजिम लग रहा था। पापा, मेरा मतलब अरबाज अली यहीं रहते हैं? वो पूछने लगी। जी, आप कौन है? मैं उनके ऑफिस से आई हूँ। आए बीबी? लड़का
दरवाजा छोड़कर पीछे हटा तो वो अंदर चली आई। आप बैठे, मैं साहब को देखता हूँ, मुलाजिम कहता हुआ चला गया तो वो पुरतकल्लुफ से अंदाज में सोफे पर बैठ गई थी। साहब सो रहे हैं, वो लड़का दोबारा आकर कहने लगा, और मैं उन्हें जगाऊंगा भी नहीं। बड़ी मुश्किल से सोए हैं। आपको कोई काम हो तो मुझे बता दें, जब वो जाग जाएंगे तो मैं उनसे कह दूंगा। कोई और नहीं है घर में? वो पूछने लगी। नहीं जी, साहब ही हैं, वो बोला। उनकी बीवी तो होगी, उसने कुरेदा। पता नहीं जी, मैं जब से यहाँ आया हूँ साहब को अकेले ही देखा है। कब से हो तुम यहाँ? 2 सवा 2 साल से। बीबी आप कुछ लेंगी, चाय या पानी? लड़का बताकर पूछने लगा तो उसने सर नफी में हिला दिया। पापा तनहा है, मगर क्यों? ज़हन इस सवाल में उलझ गया था। मुझे उनका कमरा दिखाओ, मैं उन्हें देखकर चली जाऊँगी। कितना ही देर चुप रहने के बाद वो बोली तो लड़के ने एक जानिब इशारा कर दिया कि वो साहब का कमरा है। वो उठकर उसी तरफ चली आई। दरवाज़ा खुला ही था, लम्हा भर को वो दहलीज पर रुकी, फिर आहिस्ता कदमों से बेड तक चली आई, जहाँ अरबाज़ अली महवे ख्वाब थे। पप्पा, उसने धीरे से पुकार कर उनकी पेशानी पर हाथ रखा तो एहसास हुआ कि वो बुखार से तप रहे थे। इन्हें तो काफ़ी बुखार है, दवा नहीं लेते क्या? वो लड़के से पूछने लगी, जो उसके पीछे ही चला आया था। साहब जाते ही नहीं डॉक्टर के पास, मैं ही डॉक्टर को ले आता हूँ, मगर ये दवा नहीं खाते। क्यों मगर? पता नहीं जी, मैं ज़्यादा बोलूँ तो डाँट कर भगा देते हैं। लड़का बोला तो वो झुककर अरबाज़ अली को देखने लगी। वो हनूस सो रहे थे। उसने हाथ बढ़ाकर उनकी पेशानी पर बिखरे बाल परे किए, फिर उनका हाथ अपने हाथों में लेती हुई वहीं बैठ गई। पापा, क्या हो गया आपको? इतने तन्हा क्यों हैं आप? जाने क्या हुआ कि वो उनका हाथ आँखों से लगाकर रो दी, जबकि मुलाजिम लड़का ज़रा फासले पर खड़ा हैरत से उसे देख रहा था। बीबी, ये कौन है आपके? वो पूछ बैठा और वो जवाब देने के बजाय रोए गई। उसी पल अरबाज़ अली की नींद टूटी थी और उसे अपने पास पाकर वो मुस्कुरा उठे थे। नगीन बेटे, उन्होंने मोहब्बत से पुकारा था। पप्पा, बहुत खराब है आप। मैं बात नहीं करूँगी आपसे। वो कहते-कहते उनका हाथ छोड़कर उनके सीने पर सर रखते हुए शिद्दतों से रोई। बेटा नगीन, मेरी बच्ची। उसका सर थपकते हुए उन्होंने पुकारा, रो नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। हो जाता तब हो जाता तब भी आप हमें खबर ना देते। वो सीधी बैठी हुई कहने लगी, क्यों नहीं बताया मुझे कि आप अकेले जी रहे हैं? कहाँ गई वो आपकी साथी, जिसकी वजह से आप हमसे दूर हुए? वो तो अरसा हुआ मुझे छोड़ गई बेटा। वो कहते हुए उठ बैठे थे। फिर भी आपने हमें बताया नहीं और हम ये समझते रहे कि आप सिर्फ हमारे नहीं हैं। मैंने अपने लिए यही सजा तजवीज़ की बेटा कि खुद को तन्हा कर दूँ, सिर्फ लोगों का रहूँ और तुम सब यही समझते रहो कि मैं सिर्फ तुम सबका नहीं हूँ। वो धीरे-धीरे कह रहे थे, क्यों पप्पा, क्यों किया आपने ऐसा? जो खता की थी उसकी सज़ा तो भुगतनी ही थी ना बेटा। वो कहने लगे, उम, मैं बहक गया था बेटे, उस औरत के झांसे में आकर ऐसी गलती कर बैठा जो मरने के बाद भी मुझे चैन ना लेने देगी। काश कि मैंने ऐसा ना किया होता, शादी तो कर ही ली थी, मगर सिद्दीक़ा को तलाक तो ना देता, कम से कम आज मेरे बच्चे तो मेरे होते ना। हम तो आज भी आप ही के हैं पप्पा, आपको ऐसा नहीं लगता? मुझे आज़म और सबीन भी चाहिए बेटा, वो भी मुझे बेहद अज़ीज़ हैं। उसके आँसू साफ करते-करते वो खुद रो दिए थे। वो भी आएँगे पप्पा, ज़रूर आएँगे आपके पास, वो बोली। फिर उनके आँसू अपने आँचल से साफ करती हुई पूछने लगी, वो क्यों छोड़ गईं आपको? उसे मेरी दौलत चाहिए थी बेटे, सिर्फ मैं नहीं। सिद्दीक़ा के बाद जब मैं तुम लोगों की तरफ जाने लगा तो वो मुझे रोकने लगी, मगर मैं रुक ना सका क्योंकि अपनी गलती को तस्लीम कर चुका था, मज़ीद उसकी बातों में नहीं आ सकता था। और जब वो ये जान गई कि अब मैं उसके बस में नहीं तो मुझे छोड़ गई। और तब से आप तन्हा हैं, मुझे बताते तो पप्पा। कैसे बताता बेटे, क्या कहता तुमसे? उन्होंने तवील सांस लिया। खैर छोड़े पप्पा, जो बीत गया सो बीत गया। ये बताया आप दवाएँ क्यों नहीं लेते? दिल ही नहीं चाहता बेटे, जी भर गया आप जीने से। ऐसा ना कहें पप्पा, अभी आपको बहुत जीना है, हमें आपकी ज़रूरत है पप्पा। वो कहती हुई उठकर साइड टेबल पर रखी उनकी दवाएँ देखने लगी, फिर मुलाजिम लड़के को पास बुलाकर पूछने लगी, कौन-सी दवा किस वक़्त देनी है, मुझे बताओ, मैं दूँगी। वो बोली तो लड़का उसे बताने लगा, ठीक है पप्पा, मैं आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ, फिर आप दवाएँ लेना। चलो बताओ मुझे किचन कहाँ है? वो पहले पप्पा फिर लड़के से कहने लगी, रहने दो बेटा, अभी कुछ देर पहले मैंने दलिया खाया था, तुम बस दवाएँ खिला दो। पप्पा मना करने लगे तो वो लड़के से पूछने लगी, खाया था पप्पा ने? हाँ जी, उसने सर हिला दिया। ओके, अब आप आराम से लेट जाएँ, मैं अरफी को लेकर आती हूँ आपके पास। अब मैं आपके साथ ही रहूँगी। उन्हें दवाएँ देने के बाद वो बोली थी, और आज़म और सभी? वो पूछने लगी, वो इस वक़्त मेरे साथ आएँगे ये मैं नहीं कह सकती पप्पा, मगर इतना ज़रूर कहूँगी कि एक दिन वो दोनों भी ज़रूर आएँगे। वो कहती हुई उठ गई और अरबाज़ अली उसे जाते देखते रहे। क्या हुआ आपको इतनी देर क्यों हुई आज? खिलाफ़े मामूल वो देर से घर लौटी तो आज़म पूछने लगा, पापा के पास चली गई थी इसलिए। वो कहते हुए अपने कमरे की जानिब चली गई तो वो दोनों भी पीछे चल दिए थे। क्यों गई थी वहाँ? हस्बे साबिक आज़म तैश में आया। वो बीमार हैं और अकेले हैं। वो कहती हुई वार्डरोब खोल रही थी।
क्यों? उनकी दूसरी बीवी कहाँ गई? वो अब नहीं है पापा के साथ, मम्मा की डेथ के बाद ही वो उन्हें छोड़ गई थी और तब से पापा तन्हा हैं। अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए था उनके साथ, मगर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं अर्फी को लेकर जा रही हूँ उनके पास। आप वहाँ नहीं जाएँगे आपू। आज़म की मुठ्ठियाँ भीज गई, मैं जाऊँगी और ज़रूर जाऊँगी। वार्डरोब से अपने और अर्फी के कपड़े निकालती हुई वो कहने लगी, तुम मुझे रोक नहीं सकते क्योंकि मैं वही करूँगी जो मुनासिब समझती हूँ। अगर मम्मा होती और पापा इस हाल में होते, तब वो भी हम में से किसी एक को पापा के पास ज़रूर भेजती। आप ये मत भूलें आपू कि उन्हें उन्होंने तलाक दी थी मम्मा को, सबीन चिल्लाई। याद है मुझे, जवाबन वो पुरसुकून ही रही। इस सूरत में भी मम्मा अगर ज़िंदा होती तो वो हमारे ताल्लुकात पापा से मुनक़ता होने नहीं देती क्योंकि उन्होंने हमेशा रिश्ते जोड़े रखने का दर्स दिया है, मोहब्बतें निभाने का सलीका सिखाया है। तुम दोनों भूल गए हो मगर मुझे याद है, तुम लोग इतनी नफ़रतों के साथ जी सकते हो, मगर मैं नहीं जी सकती। मैं जा रही हूँ अर्फ़ी को लेकर। तुम लोग नफ़रत करते रहो और मम्मा की रूह को सुकून पहुँचाते रहो कि यकीनन वो बहुत खुश होंगी कि उनकी औलाद उनकी तरबियत का इस्तेमाल मनफ़ी सिमत में कर रही है। है ना आज़म? ठीक कह रही हूँ ना मैं कि मम्मा यकीनन बहुत खुश होंगी कि क्योंकि उन्होंने हमें शिद्दत से नफ़रत करना सिखाया था, मोहब्बत नहीं, है ना? वो अपने और अर्फी के कपड़े बैग में ठूंस रही थी और वो दोनों चुपचाप खड़े थे। जब देर तक कुछ ना बोले, तो बैग की ज़िप बंद करती हुई वो सीधी खड़ी हो गई। आज़म, अपना हक तुमने कर्ज़ समझकर कबूल किया था। ठीक है, एक-एक पैसे का हिसाब रखो तुम और उन्हें लौटाना भी ज़रूर, मगर मैं नहीं लौटाऊँगी क्योंकि मैंने अपना हक की तरह कबूल किया है और अब जा रही हूँ अपना फ़र्ज़ अदा करने। ज़र्फ़ बड़ा कर सको तो आ जाना वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें या सबीन को कायल करने की क्योंकि मैंने अब पत्थरों से सर ना फोड़ने का फ़ैसला कर लिया है। चलो अर्फ़ी, बेटे अब हम पापा के साथ रहेंगे। बात ख़त्म करके उसने झुककर बैग उठाया और अर्फ़ी का हाथ थाम कर कमरे से निकलती चली गई थी। पप्पा क्या हुआ आपको? अरबाज़ अली तक पहुँचकर अर्फ़ी बहुत बेताबी से पूछ रहा था। कुछ नहीं बेटा, पहले बीमार था, अब ठीक हूँ। तुम आ गए हो ना मेरे पास? वो उसे खुद से लगाते हुए मुस्कुराए थे। अब मैं और आपू आपके पास ही रहेंगे। आज़म और सबीन को भी ले आते बेटा। भैया तो हमें ही नहीं आने दे रहे थे। आरफी बताने लगा, बहुत गुस्सा हो गए थे मगर आपू ने उनकी नहीं सुनी, उल्टा उन्हें ही डांट कर मुझे लेकर आ गई और भैया कॉल बेल बजने लगी थी जिसकी वजह से आरफी को दरमियान में ही बात रोकनी पड़ी। मैं देखती हूँ कौन है, वो कहती हुई पापा के कमरे से निकलकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। दरवाजा खोला तो हैरत से मुंह भी खुल गया क्योंकि बाहर आजम और सबीन खड़े थे। क्या है? वो कदर रुखाई से पूछने लगी। कुछ नहीं, हम अपने पप्पा को लेने आए हैं। आज़म भी उसी के अंदाज में कहता हुआ उसे परे धकेल कर अंदर दाखिल हो गया था। आपू टापू, मैं बात नहीं करूँगी आप क्यों छोड़ कर आई हमें? सबीन उससे लिपट कर ज़ोरों-शोर से रोई। तुम्हारे रवैयों ने मजबूर किया था। आप समझा नहीं सकती थी? कब-कब नहीं समझाया मैंने? तुम दोनों सुनते थे मेरी? वो उसके आँसू पोंछती हुई मुस्कुरा दी, फिर दोनों के हाथ थाम कर उन्हें पप्पा के पास ले आई थी। आज़म बेटे, सबीन, उन्हें देखकर अरबाज़ अली बेड से उतरने लगे, मगर उतर ना सके कि वो दोनों दौड़कर उनसे लिपट गए थे और अब धुआंधार रो रहे थे। आज़म बेटा, मेरी जान, सबीन मेरी ज़िंदगी, मेरी बच्ची, दोनों को समेटते हुए वो खुद भी रो पड़े थे। इतनी देर लगा दी बेटे ज़रा-सा फ़ासला तय करने में। ज़रा-सा नहीं पप्पा, बहुत बेहद तवील फ़ासला था। सदियाँ बीत गई हमें रास्ता तय करते-करते। उनके सीने से लगा आदम किसी नन्हे बच्चे की तरह भी लग रहा था, क्योंकि इतने फ़ासले हमारे और अपने दरमियान मायल किए पप्पा कि जिसे तय करते-करते हमारे पैर लहूलुहान हो गए। क्यों पप्पा क्यों? क्यों? बेटा, मैं नादिम हूँ, बहक गया था, गलती कर गया, काश कि ना करता। तो आज सिद्दीक़ा भी होती हमारे साथ मगर मैंने तो वो गलती कर डाली जिसका अज़ाला भी मुमकिन नहीं। फिर भी तुम सब ने मुझे दिल में जगह दी बेटे, मैं एहसानमंद हूँ तुम सबका। ऐसा ना कहें पप्पा, मोहब्बतें एहसान नहीं हक होती हैं और हमारी मोहब्बतें भी आपका हक हैं क्योंकि आप हमारे पप्पा हैं। सबीन पहली बार बोली थी सिसकियों के दरमियान। फिर भी इतने दुख दे गया तुम सबको। अरबाज अली ने उसके आंसू पोंछे। फिर आजम को सर से फिर आज़म का सर सहलाने लगे। आज़म बस बेटे, बहुत रो लिए। रो लेने दे पापा, मत रोकें क्योंकि आज के बाद मैं फिर कभी रोना नहीं चाहता। हाँ बेटे, आज के बाद हम रोने भी नहीं देंगे आप सबको। उन्होंने उसका सर थपकते हुए नगीन को देखा जो बहुत खुशी से मुस्कुरा रही थी, मगर आरफी के चेहरे पर ढेरों उलझनें रक्सा थी। शायद आज़म और समीन के रवैया समझने से वो कासिर था। आरफी बेटे क्या हुआ? वो पूछने लगे। भैया और आप ही रोए रोए क्यों? पापा आपने तो डाँटा भी नहीं, वो बोला। तुमने मुझे कभी पापा से मिलवाया नहीं ना इसलिए रो रहा हूँ। आज़म रोते से हँस दिया। हाँ, इतना तो डाँटते थे मुझे। आरफ़ी मुँह बनाकर कहने लगा। अब मैं पापा को सब बताऊँगा, फिर मार पड़ेगी आपको, देख लेना। अच्छा जी, बताना तो फिर मैं देख लूँगा तुम्हें। आज़म ने हँसते हुए उसे अपनी
जानिब खींच लिया था। पापा अब चलें अपने घर। वो अल्फी को उठाकर खड़ा हो गया था, जबकि अल्फी मुसलसल एहतजाज कर रहा था। भैया उतारे मुझे, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। हाँ बे, वो दिन भूल गया जब गोद में आने के लिए रोता था? आजम ने घूरा। जब मैं छोटा था, अब नहीं हूँ, वो कहकर आजम की गोद से उतर गया तो पापा भी मुस्कुराते हुए उड़ गए थे। आओ बेटा चलें अपने घर। चारों को साथ लगाते हुए वो चल दिए थे। वो सब पापा के साथ घर आ गए थे और आजम ने पहली फुर्सत में ये खबर फोन पर हाजिक को सुनाई थी। मैं आऊंगा किसी दिन, वो बोला था। किसी दिन नहीं, आज ही आए, समझे आप? आऊंगा अगर तुम्हारी आपू बुलाएं तो, वो शोखी से बोला। उन्हीं की तर्जुमानी कर रहा हूँ। जवाबन आजम हंसा। क्यों, क्या वो गूंगी हैं? अब शर्माने लगी है ना आपसे? ओए होए, सच्ची भाई। आजम कहने लगा। इतना कहा मैंने कि आप फोन करें, मगर मानी नहीं। कहने लगी, मैं ही करके आपको बुला लूं। यार, उसे मैंने जब भी देखा तुम लोगों के लिए फिक्रमंद ही देखा, शर्माते तो कभी देखा ही नहीं। अब आकर देख लें, सारी फिक्रें हवा हो गई हैं। अब उनके सर पर बस आप सवार हैं। तसी करो प्यारे, सर पर नहीं दिल में रहता हूँ। वो बहुत शरारत से हंसा था। ओके ओके, आजम हंसी रोक कर कहने लगा। कहिए, आ रहे हैं अभी? अभी तो नहीं आ सकता, हाँ, मगर शाम को जरूर आऊंगा, वो बोला तो आजम ने खुदा हाफिज कहते हुए रिसीवर रख दिया। और शाम को वो आकर पापा के पास बैठा ही था कि तभी बड़ी मम्मा चली आई। चलो, ये अच्छी बात हुई कि तुम सब साथ हो गए। वो एक नागवार सी नजर हाजिर पर डालकर बैठी हुई कहने लगी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है अरबाज। कहिए भाभी, मैं सुन रहा हूँ, वो बोले तो हाजिर उठकर जाने लगा, मगर उन्होंने रोक दिया। हाजिर, बेटे बैठे रहो। कोई ऐसी राज की बात नहीं है कि तुम जाने लगे? क्यों भाभी? उन्होंने कहते हुए बड़ी मम्मा को देखा। हाँ, राज की भला क्या बात है? वो अपने उसी अक्खड़ से लहजे में गोया हुई। तुम्हारे भाई को कह रही थी कि साथ चले, मगर उन्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। मैं ये कहने आई हूँ अरबाज कि तुम्हारी नगीन मुझे दे दो, मेरे फरहान के लिए। बड़ी मम्मा की बात पर जहां वो मुस्कुराए थे, वहीं हाजिक ने बहुत बेचैनी से पहलू बदला था, जबकि बड़ी मम्मा सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कह रही थी, देखो अरबाज, अब ये मत कहना कि सोचने का वक्त चाहिए। सोचना ही क्या है तुम्हें कि फरहान तुम्हारा देखा वाला है और खानदान पर तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे ही खानदान से है। बस तुम तो मुझे अभी जवाब दो, मैं इंतजार नहीं कर सकती। भाभी, ना मुझे सोचने का वक्त चाहिए और ना ही मुझे फरहान की खूबियों पर शुबा है। फिर भी मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मैं नगीन को हाजिक से मंसूब कर चुका हूँ, वो बोले थे। और वो जो दम अटकता महसूस कर रहा था, एकदम ही मुतमईन सा होकर उन्हें देखने लगा, जबकि बड़ी मम्मा कदरे चिढ़कर कहने लगी, ये क्या दे सकता है तुम्हारी बेटी को? है क्या इसके पास? जो मेरी बेटी चाहती है वो जज्बा तो बहरहाल इसके पास है, और कुछ हो ना हो। भाभी, आई एम सॉरी, आपने देर कर दी। कुछ पहले आती तो मैं सोचता भी, मगर अब नहीं, क्योंकि अब फैसला कर चुका हूँ। फिर भी सोच लो अरबाज, ये जिंदगी भर का मामला है। बड़ी मम्मा जज्बज हुई। जिंदगी भर का मामला है, इसलिए तो मैंने हाजिक का इंतखाब किया है, क्योंकि यही मुझे मुनासिब बल्कि बेहतर लगा अपनी बेटी के लिए। उन्होंने कहकर बात ही खत्म कर दी। तुम, बड़ी मम्मा उनके रोकने के बावजूद उठकर चली गई। थैंक्स मामू, आपने मेरी मुश्किल हल कर दी, वो उनके हाथ थाम कर कहने लगा। आज मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करने आया था, और आप बिना कहे ही सब जान गए। हम कुछ नहीं जानते थे बेटा, बस एक अंदाजा था कि शायद नगीन तुम्हें पसंद करती है। मगर आजम ने जब बताया तो यकीन आ गया, और तब हमने फैसला कर लिया। वो मुस्कुरा रहे थे। वो कि पहले कभी मैंने तुम्हें अहमियत नहीं दी, क्योंकि उस वक्त मादियत ही सब कुछ थी मेरे नजदीक। मगर जब तुम मेरे और मेरे बच्चों के दरमियान पुल बने, तो मैंने जाना कि मादी आसाइशों के बगैर इंसान फिर भी जी लेता है, मगर मोहब्बतों के बगैर नहीं जी सकता। और ये हमने तुम्हारी बदौलत ही जाना बेटे, कि सबसे दूर हुए तो तुम ही सबके करीब लाने का जरिया बने। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ बेटे। वो कह रहे थे और उसे अपनी साबका सोचों पर हंसी आ रही थी। वो तो समझता था कि वो मामू से कभी भी नगीन को मांग नहीं सकेगा। अगर मांग भी लिया तो वो उसे देंगे नहीं, मगर आज उन्होंने बगैर मांगे उसे उसकी चाहत, उसकी नगीन सौंप दी थी। वो नगीन जो उसके संग उसके छोटे से घर में भी बहुत खुश रह सकती थी। खत्म शुद्ध।